हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो भैया कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई। आज थर्मोडायनेमिक्स फिनिश करें तो पांचवा चैप्टर भी आज फिनिश होने वाला है। और थर्मोडायनेमिक्स में भैया आज क्या करने वाले हैं, तो आज करने वाले हैं इसका एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में ही मिलेगा। जो कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा, केमिस्ट्री में ही मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा, केमिस्ट्री में ही मिलेगा। पक्का है वो कौन सी चीज सर? उसका नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। हमने अभी तक जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा उसमें से जो टाइप्स ऑफ प्रोसेस है, जो टाइप्स ऑफ जो प्रोसेस है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, ये सब कुछ आपको फिजिक्स में मिल जाएगा। लेकिन जो अभी पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा सर? वो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में मिलेगा, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री है। उसका नाम ही क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री है। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बाकी सारी चीजें हम लोग फिनिश कर चुके। अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बहुत नए नए टर्म से मिलवाया था। एक इंटरनल एनर्जी मिला, एक सर स्टेट एंट्रोपी मिला, एक अपने पास एंथैल्पी मिला, एक अपने पास गिब्स एनर्जी मिली। तीन चार फंक्शंस मिले हमें, तीन चार चीजें मिली जो हमें बोल सकते हैं कि हम लोगों को कहाँ मिला सर? ये सारी चीजें हमें मिली सर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स में ये सारे के सारे क्या हैं? स्टेट फंक्शन है। ये सारे के सारे क्या हैं? स्टेट फंक्शन है। सारे के सारे क्या हैं? स्टेट फंक्शन है। ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन थे। ये सारे के सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज थी। ये सारे के सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज थी। सर कौन किससे कैसे रिलेट होता है ये आपको भी पता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज स्टेट फंक्शन था। ये देख लो, स्टेट फंक्शन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डेल्टा यू, डेल्टा एस, डेल्टा जी, डेल्टा एच, ऐसे स्टेट फंक्शन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हम सब जान चुके थे। हमने इनके बीच में आपस में रिलेशन निकाला था। अगर मैं सारे फॉर्मूले एक साथ लिखना शुरू करूं, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू था। डेल्टा यू की वैल्यू एन सी वी डेल्टा टी थी। सर क्यू की वैल्यू अपने पास देखेंगे तो अपने को सर सेंसिबल हीट की अलग वैल्यू थी, लैटेंट हीट की अलग थी। फॉर्मूला सीट अपडेट कीजिए भाई साहब। वर्क डन का देखेंगे तो सर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी था। सर वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल का अलग था, वर्क डन एडियाबेटिक का अलग था। ऐसा कुछ पढ़ा था सर। अब ये फॉर्मूला आप खुद की कॉपी में लास्ट क्लास में आपने बनाया होगा और उसके हिसाब से चेक करिए। ये देख लीजिए, अब क्यूएस का फॉर्मूला, क्यूएल का फॉर्मूला, एनसीवीएल डेल्टा टी। सर यहां पर डेल्टा एच की बात करें तो डेल्टा एच का सबसे बेसिक सा फॉर्मूला डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, या फिर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। पहले ये डेल्टा यू प्लस यहाँ पर पी डेल्टा वी, या फिर हम बोल सकते हैं डेल्टा एच इज नथिंग हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एन सी पी डेल्टा टी। या फिर अगर आइडियल गैस में बात करेंगे तो आइडियल गैस में डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। सर हमने ये डेल्टा एच का फॉर्मूला इतने सारे निकाले थे। फिर अगर डेल्टा एस की बात करें तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है? क्यू बाई टी होती है, या फिर डेल्टा एच बाई टी होता है, या फिर एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन होता है, यस एन आर एल एन फिर वी टू बाई वी वन होता है, एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन हो जाता है, प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू हो जाता है, एन आर एल एन पी वन बाई पी टू हो जाता है। तो डेल्टा एस की वैल्यूज ये आती हैं, डेल्टा एस की वैल्यूज ये आती हैं, डेल्टा एच की वैल्यूज ये आती हैं। पक्का सर? डेल्टा यू हो गया, डेल्टा एस हो गया, डेल्टा एच हो गया, डेल्टा जी हो गया। ये चार चीजें हमारे पास आ गई हैं। ये चार चीजें हमारे पास आ गई, उनमें से सारे फॉर्मूले एक साथ कर लिए। डेल्टा जी का फॉर्मूला भी लिखना चाहो तो डेल्टा जी इज नथिंग डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, या फिर वी डेल्टा पी माइनस एस डेल्टा टी था। सर ये डेल्टा जी इज नथिंग डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी था। या फिर अगर हम इक्विलिब्रियम पे बात करें, एट इक्विलिब्रियम बात करें, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू माइनस आर टी एल एन के सी था के इक्विलिब्रियम, या फिर माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम था। यही सब फॉर्मूले हमने करे थे लास्ट क्लास में, यही सब फॉर्मूले करे थे। फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ ये था डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सेकंड लॉ क्या था कि सर सेकंड लॉ में अपने पास बोला जाए तो सर सबकी इंट्रोपी, अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, देखना डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो है, या फिर डेल्टा जी सिस्टम लेस देन जीरो होगा, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाएगा। ये कौन सा प्रोसेस होगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। अगर मैं बात करूं डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू जीरो और डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल्स टू जीरो, तो सर ये क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल, या फिर अपने पास इक्विलिब्रियम कंडीशन। और डेल्टा एस टोटल
लेस देन जीरो, डेल्टा जी सिस्टम लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ये क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाएगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, नॉन स्पॉन्टेनियस, ये सारी चीजें हो रही होंगी। तो ये हमारा स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी चीजें होंगी। पक्का? डन? देख ले भाई, तेरे पास तेरा थर्मोडायनामिक्स सर, देख लो अपने सामने है सब कुछ, सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है। अब आपको रिलेट करना है। आपको बोले सर मैं तो बहुत टाइम लग रहा है, ये यार क्या है, एक तो मौसम ना आजकल बेईमान हो गया है, कभी कुछ ठंड पड़ जाती है, कभी गर्मी पड़ जाती है, समझ में ही नहीं आ रहा, डिसाइड ही नहीं हो पा रहा यार। हाँ, समझ में नहीं आ रहा एग्जाम ठंड में देना है गर्मी में देनी है। ठीक है, नींद भी अच्छी खासी आ रही है, सुबह नींद ही नहीं खुल रही। ठीक है देखो, स्टेट फंक्शन, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा जी, डेल्टा एच माइनस टी, डेल्टा एस, वी डेल्टा पी, ये सब निकाल देना, हो जाएगा स्टेट फंक्शन, ऐसे आ जाएगा। अच्छा, अब मुझसे किसने बोल दिया कि सर ये सब तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री भैया वो है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन अ सिस्टम, मतलब थर्मोकेमिस्ट्री किसी केमिकल रिएक्शन से काम करेगा। सर एक बात बताऊं सर, हीट ट्रांसफर दो तीन तरीके से हो सकते हैं, या तो इंथैल्पी चेंज होगा, या तो एंट्रोपी चेंज होगा, या फिर गिब्स एनर्जी चेंज होगी। ये सारे के सारे ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट्स हैं। इधर N1 मान लो इसके मोल्स हो गए, इधर N2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हो गए। सर एक बात बताऊं, थर्मोकेमिस्ट्री पूरी की पूरी जो अभी पूरा 1-1.5 घंटा पढ़ेंगे वो सारा का सारा एक बार मैं जिस्ट बताता हूं। ये देखिएगा सर, अगर आपसे कोई भी मैं बोलता हूं इंट्रोपी ऑफ रिएक्शन बताइए, तो आपको ही पता है इंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो इंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, तो आप क्या करेंगे सर, इंट्रोपी किसका लेंगे सर, N2 टाइम्स इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट लेंगे, इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स लेंगे, माइनस सर इंट्रोपी का N1 टाइम्स इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स लेंगे, इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स लेंगे, इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स लेंगे। देख लो अपने पास N2 टाइम्स प्रोडक्ट्स का इंट्रोपी, N1 टाइम्स इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट लेंगे, और यहां पर देखोगे N1 टाइम्स इंट्रोपी ऑफ, ये देखना अपने पास सर इंट्रोपी ऐसे निकाल दी जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि इंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन है, इंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन है, फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, डेल्टा एस रिएक्शन ऐसे हो जाएगी। सर अगर मैं बोलूं गिब्स एनर्जी की बात, तो गिब्स एनर्जी रिएक्शन की देखें तो गिब्स एनर्जी क्या हो जाएगा सर, यहां पर सर गिब्स एनर्जी में भी सेम फॉर्मूला, डेल्टा जी प्रोडक्ट्स माइनस, देखिएगा ध्यान से, माइनस N1 टाइम्स डेल्टा जी रिएक्टेंट्स का हो जाएगा, यही होगा। तो डेल्टा जी प्रोडक्ट्स का, डेल्टा जी रिएक्टेंट्स का। और अगर मैं बात करूं इसकी डेल्टा एस रिएक्शन, डेल्टा जी रिएक्शन, अगर मैं इसकी बात करूं, उसके बाद सर अगर किसी रिएक्शन की इंथैल्पी की बात करूंगा, तो देख लो अपने पास N2 टाइम्स रिएक्शन की इंथैल्पी, प्रोडक्ट की इंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट की इंथैल्पी माइनस N1 टाइम्स प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की इंथैल्पी। सर कुछ नहीं, थर्मोकेमिस्ट्री में आज सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है। अगर किसी रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी है तो सर रिएक्शन की इंथैल्पी के लिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, रिएक्शन की गिब्स एनर्जी निकालनी है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, एंट्रोपी निकालनी है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे। बस इस केस में सर, बाकी लोगों में तो एक्सेप्शन नहीं आएगा, बस इस केस में याद रखिएगा, बस अभी बता देता हूं क्योंकि अभी से याद रखिएगा, एक्सेप्ट कंबशन इंथैल्पी एंड एक्सेप्ट कंबशन इंथैल्पी एंड किसको लेना है, एक्सेप्ट कंबशन इंथैल्पी एंड क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सर दो ही लोगों को छोड़ के आपको हमेशा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बाकी सब जगह आंख बंद करके प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। देखो एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं, गिब्स एनर्जी में कोई चेंज नहीं, एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी में हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, लेकिन अगर आपको इंथैल्पी के केस में बोला जाए तो इंथैल्पी के केस में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट अपोजिट कहां होगा, दो जगह होगा। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कब होगा, जब आपको कंबशन एंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दी होगी। जब आपको कंबशन एंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दी जाएगी, उस टाइम पे अपोजिट चलेगा। तो थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री जो किसको डील करता है, ट्रांसफर हीट को, किसको डील करता है, ट्रांसफर ऑफ हीट को, कहां से कहां के बीच में सर, ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन अ
केमिकल सिस्टम एंड सराउंडिंग। सर इसमें कुछ नहीं, हीट गिव्स एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है, एंट्रोपी के फॉर्म में हो सकता है, इंथैल्पी के टर्म में हो सकता है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कीजिए, क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, स्टेट फंक्शन है। बस एक्सेप्शन आपको बता याद रखना है, एक्सेप्शन क्या है याद करो। एक्सेप्शन क्या है, जहां रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्या करोगे सर, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कहां कहां करोगे, कंबशन एंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में। पक्का? तो थर्मोकेमिस्ट्री इज नथिंग, पक्का। आज बस यही डिस्कस करना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, N1 मोल्स N2 मोल्स, उसके इतने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसके इतने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बस करते चलो। थर्मोकेमिकल रिएक्शन देखो भाई साहब, सर ये कुछ बेसिक चीजें हैं, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट बेस्ड थ्योरी थोड़ी पढ़नी पड़ती है। थर्मोकेमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं सर, वो रिएक्शन जो क्या बता दे। सर ये देखिएगा यहां पर दो तीन चीजें होती हैं। नॉर्मल कोई रिएक्शन लिख देगा तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन नहीं बोल सकते। थर्मोकेमिकल रिएक्शन के लिए एक सिंपल सा कंडीशन है सर, पहली चीज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, बैलेंस केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, साथ में उसका फिजिकल स्टेट दिया होना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, एंड तीसरी चीज उसके अंदर कितना हीट चेंज हो रहा है। ये तीनों चीज अगर दी गई है तो ही हम बोलेंगे थर्मोकेमिकल रिएक्शन। अब आपसे मैं क्या बोल रहा हूं, आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहां पर ये छोटे छोटे डेफिनेशन, अदरवाइज पहले लोग इसको भाव नहीं देते थे, लेकिन आज के टाइम पे तुम्हें ही पता है, अगर नॉर्मल कोई रिएक्शन दी हुई है ना, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये नॉर्मल केमिकल रिएक्शन है। लेकिन अगर यहीं पर मैं इसको लिख दूं कि ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है, और इस रिएक्शन की इंथैल्पी क्या है सर, -X किलो जूल्स है, अब ये क्या कहलाएगी सर, फिजिकल स्टेट दिया हुआ है, इसका क्या दिया गया, एनर्जी दी गई है, इंथैल्पी दी गई है, तो अब इसको क्या बोलेंगे, थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलेंगे। थर्मोकेमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, जहां पर तीनों चीजें मेंशन होती हैं, बैलेंस्ड रिएक्शन होती है, बैलेंस्ड रिएक्शन होती है, फिजिकल स्टेट होता है, बैलेंस्ड रिएक्शन होगा, फिजिकल स्टेट होगा, और तब ये हमारा क्या कहलाएगा, थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहलाएगा, तब हमारा क्या कहलाएगा, थर्मोकेमिकल रिएक्शन कहलाएगा। पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो? चलो, हीट ऑफ रिएक्शन। अब देखो थोड़ा सा डेफिनेशन बेस्ड चल रहा है आज, क्योंकि ना इसमें थोड़ा थ्योरी ज्यादा है, ऑब्वियस है, इसमें डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा हैं, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा भी देखते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसको बोलेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कहां से, किससे सर, जब कुछ नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट करते हैं, कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं, उसी को हीट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। अब हीट ऑफ रिएक्शन के लिए कंडीशन लिखी गई है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। क्यों सर, यहां पर देखिएगा, अगर आप इसको बोले हीट ऑफ रिएक्शन, सर इसको हीट ऑफ रिएक्शन नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि सर ये बैलेंस्ड नहीं है, ये क्या है, बैलेंस्ड नहीं है। इसको हीट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं, इसको हीट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। आपको जानबूझ के एग्जाम हॉल में ये छोटे छोटे पॉइंट वाले क्वेश्चंस परेशान कर सकते हैं। सर हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर को हम लोग क्या बोल देंगे, ΔH, और वही हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ΔE, इंटरनल एनर्जी का चेंज। याद करो, ΔH और ΔU हमें पता है ना, ΔH और ΔU याद है हमें, ΔH और ΔU याद है क्या होता है, ΔH और ΔU क्या है सर, ΔH और ΔU इंटरनल, इन दोनों के बीच का हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का सब डिफरेंस कितना था, P ΔV, या फिर ΔNGRT था, ΔNGRT था QP माइनस QV, या फिर इसी को लिख दें ΔH माइनस ΔU, यही था अपने पास। पक्का, तो P ΔV ΔNGRT हो जाएगा, ΔH माइनस ΔU कर लो, पक्का हीट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। सर दोनों का बस डेफिनेशन बेस देख लीजिएगा, थोड़ा सा भी थ्योरी में थ्योरेटिकल चीज़ें हैं तो उसी को बस बता रहा हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी अपने को, मतलब आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि अब क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन की, सर किस पे हीट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, सर हीट ऑफ रिएक्शन 3-4 फैक्टर्स है, 5 फैक्टर्स है, उस पर डिपेंड करता है। किस पे सर, वो किस कंडीशन पे रिएक्शन की जा रही है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे है या कांस्टेंट प्रेशर पे है या कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, ये सारी चीजों पे। कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो उसकी हीट को क्या बोलेंगे, एंथैल्पी। कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे सर, इंटरनल एनर्जी। इन दोनों के बीच का रिलेशन आप सबको पता है। तो ये अब किस पे डिपेंड कर रही है, रिएक्शन की कंडीशंस पे। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट पे। क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट क्या कहता है, ध्यान सुनना। क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट मतलब कि सर अगर आप इस रिएक्शन की वैल्यू -X कर रहे हो, अगर आपने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब क्वांटिटी बढ़ाई, अगर मान लो मैं बोल रहा हूं कि इस पेन का प्राइस 10 रुपये है तो 10 पेन का प्राइस कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई। वही हालत है कि सर अगर इस रिएक्शन की क्वांटिटी -X, इससे -X एनर्जी रिलीज हो रही है तो इससे कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स। ठीक है, मतलब आप रिएक्शन को मल्टीप्लाई करोगे, रिएक्शन को मल्टीप्लाई करोगे, ये भी मल्टीप्लाई होगा। थर्ड वन, फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। ध्यान सुनिएगा क्योंकि ये लाइन ना, देखो
पहली चीज सर हीट कंडीशंस पे शायद याद भी रहेगी, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सर सेकंड वन आप बोल सकते हो कि सर रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया तो हीट चेंज हो जाए, लेकिन ये देख लीजिएगा, ये देखिएगा, अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं, अरे H2 यहां लिक्विड होगा, लिक्विड होगा, ये देखो फिजिकल स्टेट की बात कर रहा हूं, यहां देखना सर, ये देखो यहां पर भी आप वाटर बना रहे हो, यहां पर भी वाटर बना रहे हो, लेकिन इस केस में जो वाटर का सर रिएक्शन एंथैल्पी है वो क्या है, अलग आ रहा है। क्यों? क्योंकि सर फिजिकल स्टेट अगर बात करें, फिजिकल स्टेट में बात करें फॉर H2O लिक्विड डेल्टा H इज मोर नेगेटिव। क्यों? क्योंकि सर आपको ही पता है अगर पानी को लिक्विड से गैस में डालना होगा तो और ज्यादा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, अगर आपको वेपर्स को कन्वर्ट करना है लिक्विड में। ठीक है, अगर मैं बोल दूं, ध्यान सुनना, अगर मैं बोल दूं कि सर वाटर से ये लिक्विड बनाना है तो ये कितना अमाउंट दे रहा है, इतना अमाउंट रिलीज कर रहा है, लेकिन अगर इसी को गैस में बनाना है तो गैस में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिक्विड को और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तब जाके गैस में बनेगा। देखोगे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, कम नेगेटिव आ रही है, क्योंकि कुछ पोर्शन किस में चला गया, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना चला गया। या फिर उल्टा सोचो कि सर ये वाला रिएक्शन की एनर्जी ज्यादा नेगेटिव है, इसकी लेस नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि कुछ पोर्शन कहां चला गया होगा, लिक्विड से गैस कूलिंग में चला गया होगा। ऑब्वियस है इस केस में क्या होगा, जब वेपर गैस में कन्वर्ट हुआ होगा तो कुछ गैस क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट कुछ और निकल गया होगा। तो याद रखिएगा तीसरा कंडीशन ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एग्जाम हॉल में ये बात हम भूल जाते हैं, एग्जाम हॉल में आप ये बात भूल जाइएगा कि अरे सर ये इतना बेसिक सा डिफरेंस याद रखना है। हाँ, अगर मैं बोलता हूं कि भैया एक रिएक्शन अगर सॉलिड से गैस जा रही है उसकी इंथैल्पी अलग है, सॉलिड से लिक्विड जा रही है उसकी इंथैल्पी अलग है, अगर आप लिक्विड बनाएंगे तो ये आएगा, क्या बनाएंगे और ये आएगा। ठीक है, पक्का? सर इसमें ज्यादा वैल्यू क्यों आ रही है? क्योंकि ऑब्वियस है सर इसमें लिक्विड से जब गैस में जाएंगे तो ऑब्वियस है आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, तो इसीलिए अपनी एनर्जी क्या हो जाएगी, जो ज्यादा एनर्जी निकल रही थी वो एनर्जी कम हो जाएगी। तो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है। बाकी देखो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स पे डिपेंड करता है, ऑब्वियस एलोट्रॉपिक फॉर्म्स पे डिपेंड करेगा। फिजिकल नेचर देख लीजिए सर, अगर आप ग्रेफाइट से करते हैं रिएक्शन का, ग्रेफाइट से करते हैं तो रिएक्शन का इंथैल्पी ये आता है, अगर आप डायमंड से करते हैं रिएक्शन की इंथैल्पी ये आती है। तो आपको 4 फॉर्म मिले अभी तक, देखना। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, डिपेंड्स ऑन, यहां पर देखो पहला काम सर, पहला चीज किस पे डिपेंड कर रहा था सर, पहली चीज अगर मैं बोलूं या तो पहले जैसे मैं अपने लिए इंपॉर्टेंट चीजें लिख लूंगा कि सर वो पहले किस पे डिपेंड कर रहा था, फिजिकल स्टेट पे, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है। सेकंड सर एलोट्रॉपिक फॉर्म पे, क्योंकि ये सब चीजें आप भूल जाओगे। बाकी अगर आपसे बोल देगा नहीं सर क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा तो शायद आप टिक मार सकते हो, ये वाला ऑप्शन टिक मार सकते हो कि क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट तो हम सर बता ही सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट तो हम बता ही सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट तो हम लोग बता ही सकते हैं, क्वांटिटी ऐसा होगा। या फिर कंडीशंस पे, रिएक्शन की कंडीशंस पे, तो ये तो वाला अपना मतलब जो मुझे लगता है थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ है तो थर्मोकेमिस्ट्री का ये वाला तो अटेम्प्ट कर दोगे, बट ये दोनों छूट जाते हैं। लोगों को क्वेश्चन पूछ दो ना धमका के कि भैया फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है, तो आए आए हाँ, अरे भाई फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है रिएक्शन की इंथैल्पी। अगर आपने फिजिकल स्टेट चेंज कर दिया, लिक्विड से गैस कर दिया, सॉलिड कर दिया, पूरी इंथैल्पी चेंज हो जाएगी। तो फिजिकल स्टेट इंपॉर्टेंट है, एलोट्रॉपिक फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप याद हो जाती हैं, ये दोनों तो आप थर्मोडायनेमिक्स से इसको याद कर लेते हो, और यहाँ पे थर्मोकेमिस्ट्री में ये पता हो जाता है कि बार बार रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। ये देखिएगा टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है, और शायद हम सब लोग ये जानते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम सबने कल लास्ट क्लास में पढ़ा भी था, dH/dt एट कांस्टेंट प्रेशर इज नथिंग, Cp हो जाता है सर, वही है शायद। अब अगर सर सब कुछ ही चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस है Cp ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, इसी को किरचॉफ्स इक्वेशन बोल दिया। शायद याद करो ये भी पढ़ा था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा यू सर इंट्रोपी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन पढ़ा था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे सर ये किसके इक्वल था, Cv के इक्वल था, डेल्टा ऑफ Cv क्योंकि रिएक्शन हो रही है सर, वहां प्रोसेस था, यहां पर Cv क्या हो जाएगा सर, यहां रिएक्शन का लेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लेंगे। तो सर टेम्परेचर का इफेक्ट देख लो, इंथैल्पीज अगर अलग अलग टेम्परेचर पे दी गई हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, रिएक्शन की सर जो Cp होगा, Cp मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की जो मोलर हीट कैपेसिटी का जो डिफरेंस होगा उसी को बोलेंगे डेल्टा Cp। डेल्टा Cv किसको बोलेंगे सर, ये बोल देंगे। डेल्टा Cv क्या हो जाएगी देख लो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर लेना, तो एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये हो जाएगा पक्का। तो डेल्टा U बाई डेल्टा T, dH/dt डेल्टा Cp आ जाएगा, डेल्टा Cv आ जाएगा।
पक्का। तो ये 5 फैक्टर्स हैं, मैं पांचों फैक्टर्स में से ये 5 फैक्टर्स हैं। पांचवा फैक्टर टेम्परेचर, मेरे लिए जो मुझे लगता है आपके नोट्स में ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों में गलतियां बच्चे बहुत आसानी से करते हैं, बहुत ही आसानी से कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत कर देना भाई। फिजिकल स्टेट, एलोट्रॉपिक फॉर्म, ये सब चीजें याद रखिएगा पक्का। तो ये देख लेना अपने पास यही 5 कंडीशन है जिसपे पूरा का पूरा हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, डेल्टा एच डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी सर पक्का। चलिए बढ़िया, अब देखते हैं हीट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड नहीं करता है। थोड़ा सा ये नोट करके डाल दीजिएगा, हीट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड नहीं करता। थोड़ा सा भी सत्संग चल रहा है, थोड़ा सा अभी सत्संग शुरुआत में चल रहा है, अभी न्यूमेरिकल आएगा, थोड़ा देर वेट कर लीजिए। सर हीट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब 4 स्टेप में हो रहा है, 5 स्टेप में हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर बीच में किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, इंटरमीडिएट कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम रिएक्शन को देखेंगे, इनिशियल देखेंगे, फाइनल देखेंगे, उसके हिसाब से निकाल देंगे। और किस पे डिपेंड नहीं करता सर, टाइम ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता। सर किस पे डिपेंड नहीं करता, इंटरमीडिएट पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ स्टेप्स पे डिपेंड नहीं करता, और टाइम ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये हीट चेंज जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो इन चीजों 3 चीजों पे डिपेंड नहीं करती है, वो इन 3 चीजों पे डिपेंड नहीं करती है पक्का। श्योर हो सर, सारी थ्योरी हो गई। चलो थोड़ी सी और उसके बाद चालू करते हैं। तो अब तुमसे कोई बोल दे कि सर रिएक्शन की इंथैल्पी अभी जस्ट आपने बताई कि सर क्या होगा, सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, यही होगा। एक्सेप्शन अभी जस्ट बताया था, बताओगे क्या होगा, एक्सेप्ट क्या होगा, इसको एक्सेप्ट क्या होगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ कंबशन इंथैल्पी। अगर कंबशन इंथैल्पी दी गई है and bond dissociation enthalpy, in case of combustion enthalpy and bond dissociation enthalpy, in case of combustion enthalpy and bond dissociation enthalpy, in case of combustion enthalpy and bond dissociation enthalpy। सर इन दोनों केसेस में combustion enthalpy और bond dissociation enthalpy में, combustion enthalpy और bond dissociation enthalpy में, इन दोनों केस में combustion और bond dissociation enthalpy में भैया क्या हो जाएगा, ठीक है कंबशन। इस केस में क्या हो जाएगा कि सर डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालने जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा सर, समेशन ऑफ सर कंबशन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इस केस में निकालने जाएंगे तो समेशन किसका आ जाएगा सर, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आ जाएगा। ये देख लो, यही होगा, निकाल देना। सर आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आपसे कोई पूछ दे, आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए इंथैल्पी का, तो इंथैल्पी में हमेशा क्या रहता है, इंथैल्पी में हमेशा रहता है भैया, इंथैल्पी में हमेशा रहेगा सर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। लेकिन इन केस ऑफ कंबशन इंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, रिएक्टेंट माइनस क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, रिएक्टेंट माइनस क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। पक्का हो जाएगा सर। रिएक्शन की इंथैल्पीज यही होती है, इन्हीं के ऊपर वर्क करेंगे, इसी के ऊपर निकालते चलिए। डन। चलिए अब देखिएगा स्टैंडर्ड रिएक्शन इंथैल्पी क्या होती है। स्टैंडर्ड रिएक्शन इंथैल्पी वो तो नॉर्मल हो गई, स्टैंडर्ड केस मतलब क्या हो गया कि सर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ध्यान सुनना सर, ये अपने पास स्टैंडर्ड रिएक्शन की इंथैल्पी है। ट्रायंगल मतलब चेंज, इंथैल्पी चेंज, रिएक्शन की स्टैंडर्ड मतलब ऊपर नोट लगा दिया। स्टैंडर्ड रिएक्शन इंथैल्पी किसको बोलते हैं, जब पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस क्या हो, सबके सब स्टैंडर्ड स्टेट में हो। पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस सबके सब क्या हो, स्टैंडर्ड स्टेट में हो। व्हेन ऑल द पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, सारे के सारे पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस क्या हो, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान सुनना, अपने पास स्टैंडर्ड इंथैल्पी लोगे, अगर मान लो रिएक्शन की स्टैंडर्ड इंथैल्पी ले रहे हो तो सर सबकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी लेनी पड़ेगी, प्रोडक्ट की भी स्टैंडर्ड इंथैल्पी लेनी पड़ेगी माइनस रिएक्टेंट की भी स्टैंडर्ड इंथैल्पी लेनी पड़ेगी, प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड इंथैल्पी लेनी पड़ेगी माइनस रिएक्टेंट की भी स्टैंडर्ड इंथैल्पी लेनी पड़ेगी। तो ये देख लेना अपने पास, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट सबकी स्टैंडर्ड ली जाएगी। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है, ध्यान सुना, स्टैंडर्ड स्टेट या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं रेफरेंस स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब कुछ ऐसा नहीं, बहुत तगड़ी चीज है। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब जो नेचुरल स्टेट होता है, जैसे कोई किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कोई किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचुरली। जैसे मैं तुमसे बोलूं हाइड्रोजन का नेचुरल स्टेट क्या है, गैस,
नाइट्रोजन का नेचुरल स्टेट क्या है सर? गैस। सर अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का नेचुरल स्टेट क्या है? गैस। तो सर स्टैंडर्ड स्टेट और नेचुरल स्टेट क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग स्टेट ऑफ सब्सटेंस एट 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। स्टैंडर्ड कंडीशन में डाल दो एस 1 बार स्टैंडर्ड 1 बार, ठीक है, 1 बार प्रेशर, 273 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। इसी को हम लोग बोल देते हैं कि सर ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएगा 270 अरे यार 298 सॉरी एनसीईआरटी देखेंगे 298 केल्विन एंड 1 बार। ये स्टैंड मतलब जो रूम टेम्परेचर पे जैसे एग्जिस्ट कर जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अब सिंपल सा देखना, हाइड्रोजन एलिमेंट किस में करेगा एग्जिस्ट? हाइड्रोजन गैस में। नाइट्रोजन किस में एग्जिस्ट करेगा? नाइट्रोजन गैस में। सर ऑक्सीजन गैस की बात करें, ऑक्सीजन गैस में। सर अगर मैं देखूं फ्लोरीन किस में एग्जिस्ट करेगा? फ्लोरीन गैस में। क्लोरीन किस में एग्जिस्ट करेगा? Cl2 गैस में। लेकिन अगर मैं बात करूं ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन कैसे एग्जिस्ट करता है? याद रखिएगा, गलती से ही मत बोल दीजिएगा, ब्रोमीन लिक्विड होता है। आयोडीन I2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सर I2 सॉलिड होता है। सर कोई भी मेटल है तो मेटल का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? मेटल हमेशा सॉलिड में होता है, मेटल का हमेशा सॉलिड में होता है। सर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट जो नॉर्मली मिलता है सर, कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलता है, कार्बन डायमंड के फॉर्म में नहीं मिलता, कार्बन हमेशा क्या मिलता है? ग्रेफाइट के फॉर्म में। ये देख लो, ब्रोमीन हो गया। अगर मुझसे बोला जाए फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस में देखोगे तो सल्फर देखोगे, सल्फर क्या हो जाएगा? रोम्बिक हो जाएगा। सल्फर क्या हो जाएगा? रोम्बिक हो जाएगा। फॉस्फोरस क्या होगा? वाइट फॉस्फोरस कहलाएगा। ये सब हमें पी ब्लॉक में मिलेगा। तो ये स्टैंडर्ड स्टेट है, मतलब ये लोग बेचारे क्या होते हैं, ये लोग क्या करेंगे? स्टैंडर्ड स्टेट होंगे, स्टैंडर्ड स्टेट हो जाते हैं। तो स्टैंडर्ड स्टेट ये बोल दिया जाएगा। सर ये क्या है? स्टेबल स्टेट है। ये क्या है? स्टेबल स्टेट है। ये क्या है? स्टेबल स्टेट है। इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टैंडर्ड और रेफरेंस स्टेट बोल देते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टैंडर्ड और रेफरेंस स्टेट बोल देते हैं। पक्का हो जाएगा सर। स्टैंडर्ड मतलब जिस फॉर्म में होंगे, जिस फॉर्म में वो नेचुरली मिलते हैं, उन्हीं को क्या बोल देते हैं? स्टैंडर्ड स्टेट या रेफरेंस स्टेट बोल दिया जाता है। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड स्टेट या रेफरेंस स्टेट बोल दिया जाता है। पक्का हो जाएगा सर। चलिए अब देखिएगा थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। थर्मोकेमिकल इक्वेशंस में फिर से वही बात आ गई। थर्मोकेमिकल इक्वेशंस मतलब वही रिलेशन फिर से कि भैया क्या होगा सर? हीट का पता होना चाहिए, हमेशा स्टेट ऑफ मैटर को स्पेसिफाई करना चाहिए। रीजन क्या है सर? वैल्यू ऑफ हीट दी होनी चाहिए, कितना इवॉल्व हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। एस फॉर सॉलिड, ये याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार क्वेश्चंस आएंगे। एक तो बैलेंस्ड रिएक्शन होना चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, विद वैल्यू दी होनी चाहिए। थर्मोकेमिकल इक्वेशन इसको बोला जाता है। अब इसको हम लोग इसलिए लिख रहे हैं, क्योंकि अब हमें लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ना है। अब हम लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। अब बहुत डिफिकल्ट है। देखो अभी तक सत्संग चल रहा था, अब सत्संग को थोड़ा सा सही से आइडेंटिफाई करेंगे, सत्संग सही से अटेम्प्ट करेंगे। अब देखिएगा, अब यहां से न्यूमेरिकल चालू होते हैं। पहला लॉ क्या कहता है? बहुत डिफिकल्ट, देखना सर। ए से बी जा रहे हो, इस रिएक्शन की इंथैल्पी अगर x किलो जूल्स पर मोल है, सर पहला ऑप्शन। सर इसको अगर आपने उल्टा कर दिया तो इस रिएक्शन की इंथैल्पी पता है कितनी हो जाएगी? -x किलो जूल्स पर मोल। मतलब अगर आपने रिएक्शन को रिवर्स किया, इनिशियल के बदले फाइनल कर दिया, फाइनल के बदले इनिशियल कर दिया, तो याद रखिएगा इस केस में, याद रखिएगा जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ए से बी जा रहे हैं और बी से ए आ रहे हैं, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? x किलो जूल्स। उसके आते टाइम डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? -x। ये देख लो अपने पास सर, x -x। सर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है सर? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के आगे का साइन चेंज करना है। एक प्लस है तो उधर से आते टाइम क्या करना है? माइनस करना है। ये प्लस है तो उसको आते टाइम क्या करना है? माइनस करना है। प्लस है तो क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो ए से बी अगर जाते टाइम प्लस है तो आते टाइम क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सेकेंड वन, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड वन, अगर आप किसी रिएक्शन को ए से बी की वैल्यू, डेल्टा एच की वैल्यू अगर +x ले रहे हैं, रिएक्शन रिवर्स करेंगे सिर्फ साइन चेंज होगा। सर देखिएगा, अगर आपने इस रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इंथैल्पी जो होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, n टाइम्स +x हो जाएगी, मतलब nx हो जाएगी, nx किलो जूल्स पर मोल हो जाएगी। सर इंथैल्पी को अगर आपने रिएक्शन को 1/n से डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा एच की वैल्यू x/n किलो जूल्स हो जाएगी,
सर आप रिएक्शन को ऐसे लेके चलेंगे। अब ये देख लो अपने पास, सर लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री के नाम पे कुछ नहीं, ये सिंपल से लॉज हैं। क्या बोल रहा है कि सर ए से बी जाएंगे, रिएक्शन रिवर्स करेंगे, इंथैल्पी का सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा, साइन चेंज होगा। अगर रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे इंथैल्पी का क्या होगा, सर इंथैल्पी मल्टीप्लाई होगी। रिएक्शन को डिवाइड करेंगे इंथैल्पी क्या होगी, डिवाइड होगी। अब बेटा एक साथ जब लगेगी तो ध्यान रखिएगा। एंड थर्ड वन, अगर आप रिएक्शन को मल्टी स्टेप में कर रहे हैं, फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन, अगर आप मल्टी स्टेप रिएक्शन कर रहे हैं, तो अगर आप रिएक्शंस ऐड करते हैं, अगर आप रिएक्शन ऐड करते हैं, अगर आप रिएक्शन ऐड करते हैं तो याद रखिएगा, अगर आप रिएक्शन ऐड करते हैं तो उस केस में इंथैल्पी जो होती हैं वो बहुत सिंपली ऐड हो जाती हैं। अगर तुमसे कोई पूछ दे तो इस रिएक्शन की इंथैल्पी जो होगी वो क्या होगी, सर वो क्या होगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 हो जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 हो जाएगी। तो इंथैल्पी क्या हो जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 हो जाएगी। डेल्टा एच की वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब 3 लॉ, इसी को हेस लॉ भी बोल दिया जाता है। अब नाम लिखोगे तो इसको बोल देंगे लैप्लासेस लॉ, वो सब चीजें मत ध्यान रखो, तुम्हें ऑब्वियसली स्कूल का एग्जाम देना नहीं है कि भाई इसमें पूरा स्टेटमेंट लिखना है। आपको बस ये याद रखिएगा लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री किसको बोलते हैं, सर ए से बी जा रहे हैं, बी से ए आ रहे हैं, रिएक्शन रिवर्स करेंगे इंथैल्पी रिवर्स होगी, माइनस साइन लग जाएगा। ए से बी में, ए से बी की रिएक्शन देखेंगे, यहाँ प्लस एक्स है तो n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे nx हो जाएगा। सर इसको n से डिवाइड करेंगे x बाई n हो जाएगा, पक्का। मल्टी स्टेप रिएक्शन में सर आप अगर रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो इंथैल्पीज भी डायरेक्टली क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इंथैल्पीज भी डायरेक्टली क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इंथैल्पीज डायरेक्टली क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये हमारा लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री है। बस इन्हीं तीनों लॉज को आज यूज करना है। बेसिक सत्संग हमने कर लिया है। अब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें कैसे एग्जांपल देता हूं, ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसका डेल्टा एच की वैल्यू माइनस 400 दिया हुआ है। ये देखना दो रिएक्शन की इंथैल्पीज दी गई हैं। मुझसे बोला जा रहा है कि कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालो, इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालो। सबसे पहला काम ये सोचना है, सबसे पहला काम आपको ये सोचना है कि भैया आप कैसे इसको मैनेज कर सकते हो, मतलब कैसे इसको ला सकते हो, इस रिएक्शन को कैसे लाओगे, x टू जेड कैसे लेके आओगे, x टू जेड कैसे आएगा। सर x टू जेड लाने के लिए आप क्या करने वाले हो, देखना ध्यान से। x टू जेड कैसे लाओगे, तो सर कुछ नहीं, x टू जेड कैसे लाए, सर सबसे पहले x को देखो, x कहाँ होना चाहिए रिएक्टेंट में। सर आपको x है क्या, नहीं, आपका 2 टाइम्स x है, तो आप पहले रिएक्शन को क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। 2 से जैसे ही डिवाइड करोगे, देखना अपने पास आपका रिएक्शन में सर 2 से जैसे ही डिवाइड करोगे, 2 से जैसे ही डिवाइड करोगे सर ये एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। देखना ध्यान से। सर आपको क्या बोला, रिएक्शन में रिएक्टेंट देखो, रिएक्टेंट इधर है, इसका 2 मोल्स है, इसका 1 मोल चाहिए, मैं इसको देखूंगा, ये मेरा रिक्वायर्ड रिएक्शन है, मैं इसको देख के निकालूंगा। ये मेरा रिक्वायर्ड रिएक्शन, मैं इसको देखूंगा, मुझे और किसी चीज को नहीं देखना। मैं इससे डिसाइड करूंगा उनका कितना लेना है कितना नहीं लेना। मैंने देखा x का 1 मोल चाहिए, तो मैंने क्या किया, x को सर 1 कर दिया। कैसे किया, ऊपर वाली रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया, एंथैल्पी भी 2 से डिवाइड हो। सर जेड किधर चाहिए, प्रोडक्ट साइड, जेड दिया किधर है, सर रिएक्टेंट साइड। रिएक्शन रिवर्स कर दूं क्या, जैसे ही रिएक्शन रिवर्स करूंगा सर इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी हो जाएगी, प्लस 400 हो जाएगी। और अब देखोगे तो ये कैंसिल आउट हो गया। सर जेड मुझे कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस रिएक्शन की इंथैल्पी देखोगे तो -50 प्लस 400, -50 प्लस 400 प्लस 350 आ गई। कितनी आ गई, प्लस 350 आ गई। तो x टू जेड ऐसे हो जाएगा, x टू जेड ऐसे हो जाएगा, x टू जेड ऐसे चलेगा, पक्का। तो ये देख लेना 2x से 4y, z से 2y ऐसे निकलेगा। डेल्टा h की वैल्यू -400, डेल्टा h की वैल्यू -100 ऐसे निकाल देना, पक्का हो जाएगा सर। x से 2y, 2y से z, डेल्टा h निकालो, श्योर हो। ये देखना अपने पास, जब भी तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा, जब भी तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। जब भी कोई तुमसे क्वेश्चन पूछ दे आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे होगे, ये देखिएगा। ये देखिए मुझसे किसने बोल दिया कि सर मैं ना ए से, मान लो 3a है, 3a से मैं कहाँ जा रहा हूँ, 6b जा रहा हूँ। इस रिएक्शन की एंथैल्पी 300 दे दी गई। सर मुझसे किसने बोल दिया कि सर अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं सर यहाँ पर 2b से
सी जाएंगे, डेल्टा एच की वैल्यू -100 दी है। और अगर मैं बोल दूं डी से सी जाएंगे, डी से सी जाएंगे, डी से सी जाएंगे, हाँ डी से सी जाएंगे, इस रिएक्शन की एंथैल्पी +200 दी हुई है। कैलकुलेट, ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेट डेल्टा एच रिएक्शन ऑफ किस रिएक्शन का लेना है, तो सर ए से अगर मैं ऐसे बोल दूं ए से मुझे डी तक का इंथैल्पी निकालिएगा, तो कैसे निकालेंगे, इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालिए। ऊपर 3 रिएक्शंस दी गई हैं, आपको उल्टा सीधा सीधा उल्टा जो करना है कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए। आप रिएक्शन को ऐसे उल्टा सीधा करके लिख लीजिए। कैसे करेंगे, ये 3 रिएक्शंस दी हैं, इनसे हम लोग को ये निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, जो दिया है ना, जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है पहले इसको चेक करिए, जो रिक्वायर्ड रिएक्शन इसको चेक करिए। ए से डी निकालना है, मतलब ए चाहिए रिएक्टेंट साइड, डी चाहिए प्रोडक्ट साइड। ए कहाँ है, यहां पर, उसके 3 मोल्स दिए हैं सर, उसके 3 मोल्स दिए हैं, मुझे 3 मोल नहीं चाहिए। पहला काम उसको सर किससे डिवाइड करूंगा, उसका पहला काम की क्या करूंगा, उसको डिवाइड करूंगा कितने से, 3 से। कितने से डिवाइड करूंगा, 3 से, पक्का। अब सर इसके बाद देखिएगा 2b से c, सर इस रिएक्शन को ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि कोई फर्क तो पड़ा नहीं। ये देखिएगा सर डी किधर चाहिए, प्रोडक्ट साइड, एक ही मोल है डी, एक ही मोल है, तो सर ऐसे कर दीजिए। इस रिएक्शन को उल्टा किया हम लोगों ने, तो ये कितना हो जाएगा, -200। सर 2b से 2b कैंसिल, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैंसिल, यह आ जाएगा ए से डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए से डी आ जाएगा। डेल्टा एच की बात करेंगे तो कितना हो गया, ये +100 हो गया, -100 कितना हो गया, डेल्टा एच -200 हो गया। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ गई, -200 आ गई। पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो तो बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहिए। आपको अब अच्छा कोई बोले कि सर मुझे ना इतना लंबा चौड़ा, देखो एग्जाम हॉल में आप ऐसे लिख लिख के काटोगे तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर लिख के आप कर सकते हो। कितने लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रिएक्टेंट देखिए, प्रोडक्ट देखिए रिक्वायर्ड रिएक्शन की, और इसको लिखने का एक दूसरा सबसे छोटा मेथड क्या होता है कि सर आप ना कुछ नहीं करो, आप अब ये लिखने के काटने की जरूरत नहीं, आप पहली रिएक्शन को क्या कर रहे हो, सेम रख रहे हो सर, सिर्फ 3 से डिवाइड कर रहे हो। सेकंड रिएक्शन को भी सेम रख रहे हो, सेम ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। और थर्ड रिएक्शन को उल्टा कर रहे हो, तो थर्ड रिएक्शन को क्या करते हैं, -3 कर दीजिए, हो गया। अब जैसे ही आपने ये किया, जो काम आपने यहां किया सर वही काम इंथैल्पी के साथ कर दीजिएगा। सर ये 300 को 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, सर यहां पर -100 बाई क्या कर देंगे, -100 ही रहेगा। और यहां पर क्या हो गया, इसकी वैल्यू सर ये पलटेंगे तो -200 हो जाएगा, बस हो गया, निकाल दो। अब इस रिएक्शन को निकालना है तो सर इसमें सेकंड मेथड एक लाइन में लिख के आप निकाल सकते हैं। सर इस रिएक्शन में आपने क्या किया, पहले रिएक्शन को किससे डिवाइड किया, 2 से। सर सेकंड रिएक्शन को जैसा था उल्टा किया, सॉरी सेकंड रिएक्शन को आपने क्या किया, माइनस किया सेकंड रिएक्शन को, तो सेम केस इंथैल्पी के साथ कर दीजिए। पहली रिएक्शन को सर किससे डिवाइड कर दीजिए, 2 से, और सेकंड रिएक्शन को आपने क्या किया, माइनस किया, तो +400 हो गया। क्या आ जाएगा, 350। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा, निकाल दो अपने पास, पक्का। तो यही है लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, यही है, और आज इसी के ऊपर बस काम करना है, छोटे छोटे डेफिनेशन जाने और इनको अप्लाई करना है, और कुछ भी नहीं है, पक्का। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए इन सब की इंथैल्पीज दी गई हैं, आप इन सब की इंथैल्पीज दी गई हैं, डेल्टा एच की वैल्यूज दी गई हैं, आप निकाल के देख लीजिए। आप इन सब की इंथैल्पीज दी गई हैं, डेल्टा एच दिया हुआ है, Q1 Q2 और Q3 दिया गया है, Q1 Q2 और Q3 दिया गया है। ए से 2B जा रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं फॉलोइंग स्टेप से, हीट ऑफ रिएक्शन निकाल दीजिए। ए से 2B जा रहे हैं, फॉलोइंग स्टेप से हीट ऑफ रिएक्शन निकाल दीजिए। ए से 2B जा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ हो गया इसमें, चलो अब बताओ कितना होगा, 2D होगा वहां पे, ए से 2B। अब बताओ, अब करो हो जाएगा, अब करो हो जाएगा। क्या करोगे सर, पहली रिएक्शन को क्या करना है, सेम रखना है, पहली रिएक्शन सेम रहेगी। सेकंड रिएक्शन को भी सेम रखेंगे क्योंकि C और D। थर्ड रिएक्शन को क्या करेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2B आ जाएगा, और 2D और 2D कैंसिल आउट हो जाएगा। गलती से वो एक्चुअली 2 हट गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब देखो सेम काम इंथैल्पी के साथ, सर आपने पहला रिएक्शन सेम रखा, सेकंड को भी सेम रखा, बस थर्ड को क्या किया, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होगी, Q1 + Q2 + Q2 Q3, क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 + 2 Q3, ये आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, Q1 + Q2 + 2 Q3, ये आंसर आ जाएगा। श्योर हो, पक्का, डन,
बढ़िया। चलो अगला देखो। अब देखो मुझे अब यहां से क्या करना है, मैंने लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ लिया, मैंने हेस लॉ पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया कि भाई रिएक्शन को रिवर्स करने से क्या होता है, रिएक्शन को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, रिएक्शन को डिवाइड करने से क्या होता है, रिएक्शन इधर से उधर पलटेंगे तो क्या होगा। अब क्या करना है, तो अब हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज जो लॉज थे वो पढ़ लिए, अब बस उन्हीं को यूज कर करके अलग अलग जगह पे मेनली 5 इंथैल्पीज को हमें पढ़ना है और उन्हीं के ऊपर सारे क्वेश्चंस करने हैं। जैसे मैं तुमसे सिंपल सा सबसे पहला इंथैल्पी जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, देखना इसको कैसे लिखते हैं, डेल्टा एच एफ नॉट। किसी का फॉर्मेशन इंथैल्पी निकालना है, तो किसी का भी फॉर्मेशन इंथैल्पी निकालना है तो इनका डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। किसी का भी फॉर्मेशन इंथैल्पी, किस रिएक्शन की इंथैल्पी को बोलेंगे फॉर्मेशन इंथैल्पी, ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान सुनना। किस रिएक्शन को बोलेंगे, सर जिस रिएक्शन में, ध्यान सुनिएगा, एक मोल बनाना है, सर जिस रिएक्शन में एक मोल ऑफ सब्सटेंस बने, और कहां से बने, सर कहां से बने, उसके एलिमेंट से बने, फ्रॉम एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, या फिर बोल सकते हैं रेफरेंस स्टेट, मतलब एलिमेंट से बनना चाहिए। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि सर किसी रिएक्शन में अगर मैं बोलूं कि CH4 बन रहा है, तो CH4 ऐसा नहीं किसी रिएक्शन में बन जाए, नहीं, इसके एलिमेंट से, और एलिमेंट्स भी कैसे चाहिए, सर जब वो इसके स्टैंडर्ड स्टेट में। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्या है, इसका हमेशा 1 मोल रखना है। जब भी आपको फॉर्मेशन इंथैल्पी बोला जाए, सामने जो बनेगा उसका 1 मोल रखना है, मतलब उधर बैलेंसिंग नहीं करनी होती। आप जब भी करेंगे इधर बैलेंसिंग करेंगे। इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होगी, इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होती है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ CH4। कभी भी आपसे कोई बोल दे कि सर किस रिएक्शन की इंथैल्पी, मान लो मुझसे किसने बोल दिया कि सर एक रिएक्शन लिखो, अब वो वैल्यू कितनी आएगी वो छोड़ो, आपको इस आप सर फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ ग्लूकोज लिखना चाहते हो, सर फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ ग्लूकोज लिखना चाहते हो, किस रिएक्शन की इंथैल्पी फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ ग्लूकोज होगी, तो कुछ नहीं, आप ग्लूकोज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका स्टैंडर्ड स्टेट लिखिए और उनको बैलेंस कीजिए। कार्बन ग्रेफाइट लीजिए, कार्बन क्या होगा, ग्रेफाइट होगा। हाइड्रोजन क्या होगा, सर गैस होगा। ऑक्सीजन क्या होगा, गैस होगा। याद रखिएगा इसको हमेशा क्या रखना है, 1 मोल रखना है। इसको हमेशा क्या रखना है, 1 मोल रखना है। इसको हमेशा क्या रखना है, 1 मोल रखना है। बैलेंसिंग करते टाइम इधर बैलेंस कीजिए, इधर बैलेंस कीजिए, इधर बैलेंस कीजिए। बैलेंसिंग करते टाइम आप ध्यान दीजिएगा, सर आपको कभी भी बोल दिया जाए, कभी भी बोल दिया जाए तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, सर किसी का भी हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखना है, एलिमेंट से लिखना है, कंपाउंड से नहीं होना चाहिए। एलिमेंट से लिखना है, कंपाउंड से नहीं लिखना है, और एलिमेंट्स भी किस में होने चाहिए, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे तो आप इस रिएक्शन में बोलोगे कि भैया इसकी जो फॉर्मेशन इंथैल्पी है, इस रिएक्शन में एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सर मीथेन गैस बना रहे हैं। एलिमेंट्स कंबाइन हो क्या बना रहे हैं, मीथेन गैस बना रहे हैं। तो दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो, तो ये अपने पास चीजें आ जाएंगी। मुझसे किसने बोला डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पी, पहली इंथैल्पी फॉर्मेशन इंथैल्पी। और एक चीज और, सर कोई बोले स्टैंडर्ड स्टेट ही क्यों ले रहे हो, सर बाकी स्टैंडर्ड स्टेट लेने से मुझे क्या फायदा होगा। एक बात बताऊं, स्टैंडर्ड स्टेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इंथैल्पी क्या होगी, 0। क्यों, क्योंकि उनका फॉर्मेशन किस बात का, वो तो नेचुरली उसी फॉर्म में मिलते हैं ना। तो आप देखो ना, सर आप इस रिएक्शन की इंथैल्पी को इसकी फॉर्मेशन क्यों बोल रहे हो, इन लोगों की फॉर्मेशन क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि भैया ये तो नेचुरली मिल जाएंगे ना, एलिमेंट्स नेचुरली मिलते हैं। ऑक्सीजन गैस तो ऐसी हवा में मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस ऐसी हवा में मिलेगा, तो इसके लिए तो हमें थोड़ा ना मेहनत करनी है, मेहनत तो इसके लिए करनी पड़ेगी। तो इस रिएक्शन में जितनी भी इंथैल्पी चेंज हो रही है वो इसकी और इसके कारण नहीं हो रही, ऑब्वियस है सर, किसके लिए हो रही है, इसके लिए हो रही है। पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होगा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होगा, जब भी लिखेंगे 1 मोल के लिए लिखेंगे, एलिमेंट से लिखेंगे फ्रॉम देयर स्टैंडर्ड स्टेट, बस। अब अगर फॉर्मेशन इंथैल्पी, ध्यान सुनिएगा, अगर फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ, ध्यान सुनिएगा, इफ फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ, अगर आपको फॉर्मेशन इंथैल्पी किसका दिया हुआ है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स का दिया हुआ है, इफ फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन, फॉर्मेशन इंथैल्पी फॉर एनी रिएक्शन, कोई भी टाइप का रिएक्शन हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, किसी भी रिएक्शन में अगर आपको वो कंबशन रिएक्शन हो, बॉन्ड डिसोसिएशन, कोई भी रिएक्शन हो, किसी भी टाइप की रिएक्शन है, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन इंथैल्पी दी गई है तो उस रिएक्शन की जो इंथैल्पी आएगी वो किसके इक्वल होगी, सर फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ
फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान से देख लीजिए सर, एलिमेंट्स इन देयर standard state, a standard state has जीरो फॉर्मेशन एंथैल्पी। इनकी फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या लेते हैं हम लोग, जीरो ले लेते हैं। इनकी फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। फॉर्मेशन एंथैल्पी उनकी ऑब्वियस स्टैंडर्ड स्टेट में है तो उसका किस बात की एंथैल्पी, भाई उनका फॉर्मेशन एंथैल्पी में से क्या होगा, जीरो होगा। कभी भी किसी का फॉर्मेशन एंथैल्पी निकालने को बोला जाए, आप एलिमेंट से बनाएंगे पहली बात, कंपाउंड्स नहीं लेंगे। एलिमेंट से बनाएंगे पहली बात, कंपाउंड्स नहीं लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो पता चला कंपाउंड ले लिया। कभी भी तुमसे कोई बोले सर मुझे ना कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आप ये नहीं ले सकते, ध्यान से देखिएगा। सर आप इस रिएक्शन को आप ये नहीं बोल सकते कि सर इस रिएक्शन की इंथैल्पी को आप बोल दीजिए कि सर फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ Cu है। नहीं सर, आप नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिएगा कंपाउंड है, कंपाउंड से नहीं बनता, ठीक है। वहां 2 मोल है, 2 मोल भी नहीं लेना है। फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ कप को कार्बन मोनोऑक्साइड लेना है ना, तो सर आप कार्बन क्या लेंगे, पहले एलिमेंट लीजिए, कार्बन ग्रेफाइट लीजिए, O2 गैस लीजिए और O2 को यहां बैलेंस कीजिएगा। सर इधर गलती से मत बैलेंस कर दीजिएगा, इधर हमेशा 1 मोल रखना है। अब इस रिएक्शन में जो इंथैल्पी होगी, जो भी इंथैल्पी रिलीज हो चाहे जो भी हो, वो उस इंथैल्पी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, ये इंथैल्पी की क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। पक्का हो जाएगा सर, तो ये निकाल दो। एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, जीरो फॉर्मेशन इंथैल्पी। फॉर्मेशन इंथैल्पी अगर गिवन है तो ऐसे निकाला जाएगा। श्योर हो, श्योर हो, चलो चलिए देखिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, पहले आराम से पढ़िए। पहले क्या दिया हुआ है, इस रिएक्शन की इंथैल्पी दी गई है, इस रिएक्शन की इंथैल्पी दे दी गई है, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 दिया गया है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 निकालना है। बताइए कैसे निकालेंगे, सोचिए। इस रिएक्शन की इंथैल्पी दी गई है सर, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 और SO2। सर इस रिएक्शन की इंथैल्पी को आप क्या लिख सकते हैं, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये लिख सकते हैं आप लोग। ये होगा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ सर प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। कोई बोले सर क्यों लिखा, क्योंकि सर आपको ना इसकी वैल्यू दी हुई है, 98.3 किलो जूस दिया हुआ है। फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ SO3, सर SO3 का फॉर्मेशन इंथैल्पी कितना दिया है, -395.4, -395.4। और सर सल्फर ये SO2 का कितना दिया है, सर फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ SO2 कितना दे, ये ही नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिया है तो नहीं दिया है, निकाल लेंगे। अब देखोगे सर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन एंथैल्पी कितना दिया है, सर जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ऑक्सीजन स्टैंडर्ड स्टेट में है तो उसके लिए जीरो हो जाएगा। अब वैल्यूज देख लो, एक काम करते हैं, इसको माइनस को इधर लेके आ जाते हैं, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ SO2 क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7, 9 में से अपने पास 8 में से 9 गया 9 और 297, -297 यही आ जाएगा, -297.1 आ जाएगा। तो फॉर्मेशन इंथैल्पी में ऐसे निकालना है। फॉर्मेशन इंथैल्पी अगर आपको रिएक्टेंट का दिया है, प्रोडक्ट का निकालना हो, चाहे रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी हो, आप ऐसे निकालोगे। ये देख लो। अब अगले अगले क्वेश्चंस देखो, ये देखना क्वेश्चन में क्या आएगा, सर कौन सा डिफाइन करता है मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन को, कौन सा रिएक्शन मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन करता है। ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का अगर मान लो हीट ऑफ फॉर्मेशन ले रहे हो तो सर ये क्या डिफाइन कर रहा है क्या, नहीं। क्या करना है, जिसका भी फॉर्मेशन निकालना है उसके एलिमेंट्स होने चाहिए, और एलिमेंट्स भी किस में होने चाहिए, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। एलिमेंट्स भी होने चाहिए इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। सर और ये कितने मोल होना चाहिए, 1 मोल। देखो ये यहाँ 2 मोल है, नहीं होगा, यहाँ 2 मोल है, नहीं होगा। अब आते हैं इन दोनों में। अब इन दोनों में तुम सोचो खुद से, पहले तुम खुद से टिक मारो। सर सही आंसर ये होगा, ये गलत आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन का जो स्टैंडर्ड स्टेट होता है वो गैस नहीं होता। ब्रोमीन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, लिक्विड होता है। ब्रोमीन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, लिक्विड होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिफाइंस मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन, सर वो देख लीजिए। सर गैस वाला है, ऑब्वियस है वो नहीं होगा। यहाँ देखिएगा ये किस किस एलिमेंट से मिलकर बना है, नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से, 3/2 O2 से। देख लेना यहाँ बैलेंसिंग में 1 मोल है, उधर सारा बैलेंस हो रखा है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऐसे डिफाइन होता है।
सर देखिए ध्यान से देखना, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 इज गिवन, कैलकुलेट द फॉर्मेशन, कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन। कैसे निकालेंगे? तो कैसे निकालेंगे, पहले एक बात बताओ, इस रिएक्शन का इससे कुछ रिलेशन निकाल लेते हैं। सर हीट ऑफ फॉर्मेशन Fe2O3 का कैसे लिखोगे? सर हीट ऑफ फॉर्मेशन Fe2O3 का कैसे लिखोगे? सर 2 टाइम्स आयरन, यही लिखोगे, और ऑक्सीजन लिखोगे कितना, 3/2। सर इस रिएक्शन को ही हम लोग बोलेंगे कि इस रिएक्शन की इंथैल्पी को ही हम लोग क्या बोल देंगे, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ Fe2O3, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ Fe2O3। अब एक बात बताइएगा, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ Fe2O3, एक बात बताना, रिएक्शन की इंथैल्पी को बात करते हैं। चलो ये बताओ सर, हीट ऑफ फॉर्मेशन, इस रिएक्शन की इंथैल्पी कितनी दी गई है? सर -824.2 किलो जूल्स पर मोल, यही दिया गया है, यही दिया गया है। अब देखना इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी होगी। सर इस रिएक्शन और इस रिएक्शन में कोई रिलेशन है? यस सर है। रिएक्शन रिवर्स करेंगे, रिएक्शन को रिवर्स किया जाएगा और कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, जैसे ही रिवर्स करेंगे माइनस का प्लस हो जाएगा, और कितने से मल्टीप्लाई कर दे? 2 से, तो सर कितना आ जाएगा? 1648.4। कितना आ जाएगा सर? प्लस में आएगा, याद रखिएगा ये कितने में आएगा? प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन की एंथैल्पी नेगेटिव है। इस रिएक्शन और उस रिएक्शन के बीच का रिलेशन निकालिएगा। आप रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, ये आयरन उधर चला जाएगा Fe2O3, और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। ये देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl5 निकालिए, कैसे निकालेंगे PCl5? PCl5 का हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब किस रिएक्शन की निकालनी है? यही लेना पड़ेगा। इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है आपको। अब आपको एग्जाम हॉल में क्या दिया गया है? सर पहले 2 रिएक्शंस दिए गए हैं, पहले 2 रिएक्शंस दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं देखिएगा। सर कौन कौन सी रिएक्शंस दी गई हैं? ये रिएक्शन दी गई है। मुझे फास्फोरस चाहिए रिएक्टेंट में, कितना चाहिए? सर 1 चाहिए, 2 दिया है, मतलब पहली रिएक्शन को मैं किससे डिवाइड करने वाला हूं? 2 से डिवाइड करने वाला हूं। बाकी सर जैसे ही 2 से डिवाइड करूंगा, ये 3/2 हो गया, ये 1 हो गया। सर PCl3 कैंसिल, 3/2 + 1/2 5/2 हो जाएगा। सर देखेंगे सर सिंपल 1/2, फर्स्ट रिएक्शन को हाफ कर दीजिए। सर रिएक्शन को अगर हाफ कर रहे हैं तो उसकी इंथैल्पी को भी क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा, और प्लस इसको ऐड कर दीजिए। क्या हो जाएगा? -108, यही आएगा, निकाल दो। जो काम आप रिएक्शन को ऑब्टेन करने के लिए करते हैं वैसी चीज को आप क्या करेंगे? यहां पर अटेम्प्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, यही होगा -108.7। निकालते चले जाओ, निकालते चले जाओ, पक्का। ये देखना, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, CH4 का हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। 3 रिएक्शन दी गई हैं, इसकी एंथैल्पी -x, इसकी एंथैल्पी -y, इसकी एंथैल्पी -z। कैसे निकालेंगे? CH4 का फॉर्मेशन मतलब कार्बन क्या लेना है? ग्रेफाइट लेना है, +2 हाइड्रोजन लेना है, क्या बनाना है? CH4। ये रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है। सर इस रिएक्शन की एंथैल्पी अगर आ गई तो आपको फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CH4 आ जाएगा। कैसे निकालेंगे? सर 3 रिएक्शंस दी गई हैं, चेक करो। कार्बन कहाँ मिलेगा? कार्बन ग्रेफाइट कहाँ मिलेगा? सर यहाँ मिलेगा। तो पहली रिएक्शन को यही रहने देते हैं। पहली रिएक्शन को सर कार्बन ग्रेफाइट लेफ्ट में ही रखना है, लेफ्ट में रखिए। सर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किधर मिल रहा है? यहाँ हाइड्रोजन मिल रहा है। कितने मोल्स है? सर 1 मोल है। मुझे कितने मोल्स चाहिए? 2 मोल्स चाहिए। सर सेकंड रिएक्शन को, थर्ड रिएक्शन को, सॉरी सेकंड रिएक्शन को ऐसे रहने देते हैं। थर्ड रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं? सर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर कार्बन ये रहा 2H2 कर दिया, कार्बन ये रहा 2H2 कर दिया। CH4 किधर चाहिए? प्रोडक्ट साइड चाहिए। CH4 किधर चाहिए? प्रोडक्ट साइड चाहिए। मतलब फर्स्ट रिएक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। फर्स्ट रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। कोई बोले ऑक्सीजन नहीं देख रहे सर, ऑक्सीजन अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अगर एग्जाम हॉल में डेटा दिया है तो अपने आप बीच वाला अपने आप ही कैंसिल होगा। आप रिएक्टेंट को देखो, प्रोडक्ट को देखो, उसको ऑब्टेन करने की कोशिश करो। ये कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर। इसको कितने से मल्टीप्लाई किया? 2 से। इसको कहाँ रिवर्स करना पड़ेगा? सर देखिएगा, जो काम आप यहां कर रहे हैं वही काम इंथैल्पी के साथ कीजिए। सर पहले वाले की इंथैल्पी -y, सर इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2z, और इसको सर इसको क्या करने वाले हैं? रिवर्स करने वाले हैं, तो -(-x) क्या हो गया? x - y
-2z क्या हो जाएगा, x - y -2z, ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। यही हो जाएगा फॉर्मेशन इंथैल्पी। अब एग्जाम हॉल में लिख लिख के काटना है तो आप लिख के काट सकते हैं, अदरवाइज अब एग्जाम हॉल में भाई ज़्यादा टाइम बचा नहीं है तो आप ऐसे लिख के भी कर सकते हैं कि सेकेंड रिएक्शन को सेम रखा, थर्ड रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया एंड फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स किया, -1 कर दो, आंसर निकाल दो। पक्का? तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर यही कहानी आएंगी। अब देखो इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन में भी क्या कहा जाता है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन किसको बोलते हैं सर? सबसे पहली चीज, इंथैल्पी ऑफ कंबशन जब भी लेंगे हमेशा एक मोल का कंबशन करेंगे, कंप्लीटली बर्न करेंगे, हमेशा याद रखिएगा कंप्लीटली बर्न करेंगे कोई भी चीज। जैसे मान लो मैं मीथेन गैस का इंथैल्पी ले रहा हूं, मीथेन गैस का कंबशन कर रहा हूं, तो इसका ना 1 मोल कंबशन करूंगा, याद रखिएगा 1 मोल कंबशन करूंगा, इसका 1 मोल कंबशन होगा, इसका 1 मोल कंबशन होगा। इस रिएक्शन की इंथैल्पी को हम लोग क्या बोल देंगे, कंबशन इंथैल्पी ऑफ CH4। सर कंबशन इंथैल्पी हमेशा क्या होगी, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ये हमेशा क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। ये हमेशा क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। कंबशन इंथैल्पी हमेशा क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। सर रिएक्शन की इंथैल्पी, कंबशन इंथैल्पी कब बोली जाएगी, जब सामने वाले का 1 मोल, याद रखिएगा यहां कोई स्टैंडर्ड स्टेट नहीं, बस ये ध्यान रखिएगा इसका 1 मोल होना चाहिए। कभी भी किसी का, मान लो कोई बोल रहा है बेंजीन का कंबशन इंथैल्पी, तो बेंजीन को जब कंबशन करने जाओगे ना, याद रखना चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना आ जाए, आप उसको बैलेंस नहीं करोगे। ये हमेशा क्या रखोगे, 1 मोल रखोगे। ये हमेशा क्या रखोगे, 1 मोल रखोगे। सर क्या करेंगे, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन, ये 3 हाइड्रोजन, सर ये क्या हो गया 12 + 3 कितना हो गया 15/2। ये देख लो सर, रिएक्शन की इंथैल्पी जो होगी, इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होगी, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंबशन इंथैल्पी ऑफ C6H6 बोल दिया जाएगा। कंबशन इंथैल्पी ऑफ C6H6 बोल दिया जाएगा। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन इसी को बोलते हैं। बस याद रखिएगा हमेशा मोल किसका लेना है, 1 मोल, जिसका भी कंबशन इंथैल्पी लिखेंगे। अच्छा अगर कंबशन इंथैल्पी दी हुई है, लिखना फॉर अ रिएक्शन इफ कंबशन इंथैल्पी ऑफ, कोई भी रिएक्शन दी हो, मुझे नहीं पता, कोई भी कंबशन इंथैल्पी ऑफ, वो फॉर्मेशन हो चाहे डिसोसिएशन हो, अगर कंबशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन, कोई भी रिएक्शन का रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन, अगर कंबशन इंथैल्पी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का गिवन है, अगर गिवन है देन पर याद रखिएगा रिएक्शन की इंथैल्पी जो होती है, रिएक्शन की जो इंथैल्पी होती है वो किसके इक्वल होती है सर, समेशन इंथैल्पी, कंबशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। ये ध्यान रखिएगा, रिएक्टेंट माइनस, सर क्या बोलते हैं इसको, कंबशन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट माइनस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट माइनस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, क्यों, क्योंकि सर यहां पर कंबशन इंथैल्पी ऑब्वियस है, किसी को जला के हम देखेंगे कि भाई कितना एनर्जी निकल रहा है, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, क्योंकि ये रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक है, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्टेंट की इंथैल्पी पहले देखेंगे फिर प्रोडक्ट की इंथैल्पी देखेंगे। तो अगर कंबशन इंथैल्पी दी हुई है तो कंबशन इंथैल्पी में हमेशा ये ध्यान रखना, 2 ही एक्सेप्शन बताए थे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हर एक जगह लगता है, लेकिन 2 एक्सेप्शन थे, कौन कौन से, कंबशन इंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। कंबशन इंथैल्पी हमेशा क्या होगा, एक्सोथर्मिक। पक्का। अब जैसे इसका एक एप्लीकेशन भी आता है, एप्लीकेशन क्या आता है, जैसे आपको देखा जाए तो बोला जाता है कैलोरीफिक वैल्यू बोला जाता है या फिर फ्यूल वैल्यू बोला जाता है। याद रखना कैलोरीफिक वैल्यू जब भी निकालते हैं 1 ग्राम के लिए निकालते हैं, तो 1 ग्राम के लिए क्या करेंगे, कंबशन इंथैल्पी का यूनिट क्या होगा, कंबशन इंथैल्पी का यूनिट क्या होगा, कंबशन इंथैल्पी का यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा, मान लो अगर किलो जूल्स में लिखते हैं तो किलो जूल्स पर मोल लिखा जाएगा, 1 मोल का कितना किलो जूल्स, या कैलोरी में लिखोगे तो किलो कैलोरी पर मोल, 1 मोल के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी। कंबशन एंथैल्पी 1 मोल के रिस्पेक्ट में होता है, तो कैलोरीफिक वैल्यू 1 ग्राम के रिस्पेक्ट में होता है। तो आप क्या करोगे, कंबशन एंथैल्पी को किससे डिवाइड कर दोगे, मोलर मास से। कंबशन एंथैल्पी को किससे डिवाइड कर दोगे, मोलर मास से। तो क्या आ जाएगा, कैलोरीफिक वैल्यू, या फिर क्या आ जाएगी, फ्यूल वैल्यू। ये ध्यान रखिएगा, कंबशन वैल्यू को किससे डिवाइड करना है, कैलोरीफिक वैल्यू के लिए मोलर मास से। सर क्वेश्चन देखिएगा, इस रिएक्शन का फॉर्मेशन एंथैल्पी दिया है, क्या चाहिए सर, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H4। देखना, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे 2 क्वेश्चंस अभी बहुत इंपॉर्टेंट कराने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है। एक बात बताओ, कंबशन एंथैल्पी ऑफ C2H4 निकालना है तो C2H4 को कंबशन करेंगे, किसी भी हाइड्रोकार्बन को कंबशन करते हैं, क्या मिलता है, CO2 + H2O।
C2H4 को करेंगे, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया सर, 2 टू जा 4 2 6, यहाँ 3 हो गया। इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकल जाए, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को हम लोग क्या बोलेंगे सर, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को हम लोग क्या बोल देंगे, कंबशन इंथैल्पी ऑफ C2H4, यही बोलेंगे, कंबशन इंथैल्पी ऑफ C2H4 यही बोलेंगे। इस रिएक्शन की इंथैल्पी को क्या बोल दिया जाएगा, कंबशन इंथैल्पी ऑफ C2H4 यही बोला जाएगा। ये देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलता हूं इस रिएक्शन की इंथैल्पी को निकालने चलते हैं सर, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को निकालने के लिए मुझे क्या हेल्प करने के लिए दिया गया है, मुझे क्या दिया गया है, मुझे जैसे ही बोला गया क्या निकालना है मैंने निकाल दिया कि सर इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी। इस रिएक्शन की इंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या दिया गया है सर, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। पढ़ के देखिए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। तो मैं एक काम करूंगा सर, इस रिएक्शन की इंथैल्पी में फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन इंथैल्पी 2 टाइम्स plus 2 times formation enthalpy of 2 times formation enthalpy of this minus formation enthalpy of C2H4 plus 3 times formation enthalpy of O2, यही होगा। ये देखना अपने पास सर, 2 टाइम्स फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ CO2, CO2 की फॉर्मेशन इंथैल्पी कितनी दी गई है सर, CO2 की -394, 2 टाइम्स -394 प्लस 2 टाइम्स फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ CO2, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ H2O सर, 2 टाइम्स इसको माइनस फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ C2H4, तो वो कितना दिया गया है 52, और 3 टाइम्स O2 का नहीं दिया गया है सर, O2 का कितना ले लूंगा 0, क्यों, क्योंकि वो स्टैंडर्ड स्टेट में, जो स्टैंडर्ड स्टेट में होता है उसका फॉर्मेशन इंथैल्पी कितनी लेते हैं 0 सर, देख लीजिए 8 18 3 2 जा 6 और 7, ये हो गया। ये कितना हो गया सर 12 56 57, और ये कितना हो गया -52 सर, ऐड करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, माइनस में 8 टू 10 टू 12 हो गया, 8 7 15 5 कितना हो गया 15 और 5 20 21 हो गया, 7 5 12 7 5 12 और कितना हो गया 12 प्लस 14 हो गया ना, -14 12 कितना आ जाएगा -14 12 आ जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन से ऐसे निकाल दो, इंथैल्पी ऑफ कंबशन से ऐसे निकाल दो। अब देखना ध्यान से, इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है, रिएक्टेंट का हो प्रोडक्ट का हो। अब तुमसे क्या बोल रहा है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालो। सर आप ना पहले फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ CO कैसे लिखोगे ये बताओ। फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ CO के लिए आप क्या लिखते हो सर, कार्बन ग्रेफाइट लिखते हो और प्लस ऑक्सीजन गैस लिखोगे। सर ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होगी, वो क्या कहलाएगी, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ CO कहलाएगी। इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी है वही क्या कहलाएगी, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ CO कहलाएगी। सर अब मुझे इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी है, लेकिन मुझे क्या दिया गया है, मुझे ना इस रिएक्शन की कंबशन इंथैल्पी दी गई है, सबकी कंबशन इंथैल्पी, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। ऑक्सीजन की कंबशन इंथैल्पी नहीं, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है कंबशन को। सर इस रिएक्शन का इंथैल्पी कैसे निकालूंगा, अगर मुझे अभी जस्ट बताया गया है कंबशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट दिया है और कंबशन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट दिया गया है, तो मुझे अभी जस्ट बताया गया कि कंबशन इंथैल्पी के टर्म्स में अगर किसी रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी होती है, कंबशन इंथैल्पी के टर्म्स में अगर किसी रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट माइनस कंबशन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट करते हैं, कंबशन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट करते हैं। देख लो, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे क्योंकि कंबशन इंथैल्पी दिया, फॉर्मेशन होता तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, अगर कंबशन दिया है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का तो हम कंबशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। सर बताएंगे कंबशन इंथैल्पी ऑफ कार्बन कितना है -393.5, सर ये कितना है -283 हो गया, यही है शायद। -1110.5 कितना हो जाएगा, -110.5 हो जाएगा, -110.5 हो जाएगा। बस करते चले जाओ। सर देखो फिर से कंबशन इंथैल्पी दी गई है सबका, मीथेन का, ग्रेफाइट का, डाइहाइड्रोजन का दिया गया है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 पूछा जा रहा है, CH4 पूछा जा रहा है, मतलब फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ CH4 लिखिए। कार्बन दिया गया है ग्रेफाइट में,
सर इस रिएक्शन की इंथैल्पी आपको निकालनी है, इस रिएक्शन की इंथैल्पी आपको निकालनी है। इस रिएक्शन की इंथैल्पी अगर आप निकाल देंगे, इस रिएक्शन की इंथैल्पी अगर आप निकाल देंगे, इसी को क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ CH4। इस रिएक्शन की इंथैल्पी कैसे निकालेंगे? सर आपको क्या दिया गया है, इस रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंबशन इंथैल्पी दिया गया है, कुछ नहीं। सर इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालिए। सर कंबशन इंथैल्पी रिएक्टेंट का देख लीजिए, कंबशन इंथैल्पी रिएक्टेंट का देख लीजिए और उसको माइनस कर दीजिए, किसके साथ, माइनस कर दीजिए किसके साथ, सर कंबशन इंथैल्पी ऑफ किससे, CH4। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, रिएक्टेंट माइनस क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। कंबशन इंथैल्पी ऑफ कार्बन करेंगे, कंबशन इंथैल्पी ऑफ कार्बन कितना है, कंबशन इंथैल्पी ऑफ ग्रेफाइट कितना है, -393.5। सर कंबशन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2 × 285.8। और इधर देखेंगे तो कंबशन इंथैल्पी ऑफ CH4 कितना है, CH4 का कंबशन इंथैल्पी कितना है, -890.3। सर ये क्या हो जाएगा, सिक्सटीन हो गया, फिर कितना हो गया, 5 × 2 = 10 हो गया, 10 11 हो गया, और 11 × 2 = 56 57 हो गया, और ये कितना हो गया, +890.3 हो गया। सर ये प्लस हो गया, ये कितना हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, माइनस में ही आएगा, बहुत कम आएगा। अब यार क्या कैलकुलेट करवा के मानेगा क्या ये, ठीक है, 11 3 1 4 5 और 9 7 कितना हो गया, 9 7 कितना हो गया, 9 7 16 हो गया, 16 और 5 3 8 1 9 +890.3। तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है 65 + 10 75 के आसपास, माइनस में 74.8। क्या आंसर आ जाएगा, -74.8 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, -74.8 आ जाएगा, पक्का। तो दो टाइप की इंथैल्पीज हो गई। अब देखोगे हीट ऑफ फेज चेंज, इंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। इंथैल्पी ऑफ फेज चेंज तुम्हें ही पता है सर ये क्या होता है, जब भी किसी का फेज चेंज होता है, जितना भी फेज चेंज होगा, हम सब बार बार पढ़ रहे, अभी थर्मोडायनेमिक्स में ये बार बार पढ़ रहे कि भैया फेज चेंज जितना भी होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होता है, उसी को बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ हीट चेंज। अब देखोगे तो इस पे तीन टाइप की इंथैल्पीज बता दी जाएंगे, एक को बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, एक को बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोल देते हैं, और एक को इंथैल्पी ऑफ क्या बोल देते हैं, सब्लिमेशन बोल देते हैं। सर किसी भी टाइप की इंथैल्पी ले लो, हमेशा एक मोल का सर फ्यूजन करना है, एक मोल सॉलिड अगर एक मोल लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है एट कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, उसको क्या बोल देंगे, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अगर मैं एक मोल वेपराइजेशन की बात करूं तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। देख लेना क्या होगा सर, अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड होगा उसी को बोल देंगे। ये देख लो अपने पास, सर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ऐसे काम करेगा तो ये निकाल देंगे। सर सबका डेफिनेशन देख लीजिए, आप किसी का डेफिनेशन आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, सब में देखिएगा एक मोल क्या हो रहा होगा, एक मोल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर सब्लाइम हो रहा होगा, या फिर फ्यूज हो रहा होगा, या फिर अपने पास वेपराइज हो रहा होगा। पक्का कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं आने वाला है। अब अगर आपको कहीं मिल जाए तो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे कि सर ये देखिएगा, ये रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन की वैल्यूज दी गई हैं, क्या पूछा जा रहा है, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड वाटर। मतलब सर दो रिएक्शन दिया गया है, वेपराइजेशन का कैसे लिखेंगे आप, वेपराइजेशन कैसे इक्वेशन लिखेंगे आप, वेपराइजेशन ऐसे ही तो लिखेंगे ना सर, आप वेपराइजेशन ऐसे ही तो लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे ना, वेपराइजेशन ऐसे ही लिखेंगे, लिक्विड से गैस। इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी है, इस रिएक्शन की इंथैल्पी क्या होगी सर, इसी को बोलेंगे ना वेपराइजेशन इंथैल्पी ऑफ H2O। इस रिएक्शन की इंथैल्पी कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना सर, H2O लिक्विड किधर चाहिए, रिएक्टेंट साइड चाहिए, इस रिएक्शन को लेके आना है, कैसे लेके आएंगे, इस रिएक्शन को लेके आना है, कैसे लेके आएंगे सर, फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, फर्स्ट रिएक्शन को माइनस करेंगे और सेकंड रिएक्शन को डायरेक्ट ऐड कर देंगे। सर देखिएगा फर्स्ट रिएक्शन को ऐसे ही ऐड माइनस किया तो ये +285.77 हो गया, और ये माइनस में कितना है देख लो, 743 7 से 9, ये कितना हो गया 85 14 3 हो गया, और 8 43 कितना हो गया, प्लस में आ जाएगा 43.93। आंसर निकाल दो। सर इतना लिक्विड से गैस जाने, वेपराइजेशन का मतलब यही होता है,
पक्का। कोई भी ऐसे कोई ट्रांजिशन भी आ जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखना क्या बोल रहा है, येलो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस पढ़ो क्वेश्चन आराम से वीडियो पॉज करके। येलो फॉस्फोरस से आप कहां जा रहे हो, व्हाइट फॉस्फोरस पे जा रहे हो। येलो फॉस्फोरस से आप कहां जा रहे हो, रेड फॉस्फोरस पे, सॉरी रेड फॉस्फोरस पे जा रहे हो। इस रिएक्शन का ट्रांजिशन एंथैल्पी निकालना है, इस रिएक्शन का ट्रांजिशन एंथैल्पी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं सर। इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकाल दीजिए, इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकाल दीजिए। कैसे निकलेगी इस रिएक्शन की एंथैल्पी, क्या दिया है इसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, क्या दिया है देखो, पढ़ो ऊपर क्या दिया है, कंबशन एंथैल्पी दिया है। तो सर इस रिएक्शन की एंथैल्पी जो होगी वो कंबशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, कंबशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस कंबशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ले लेंगे। ये देखना सर, कंबशन एंथैल्पी ऑफ येलो फॉस्फोरस कितना है, कितना हो जाएगा, 9 11 3 हो गया, 8 7 1 हो गया, 9 1 1 पॉइंट माइनस 1.13, कितना आ जाएगा माइनस 1.13। यही अपने पास ट्रांजिशन एंथैल्पी आ जाएगी। तो हीट ऑफ फेज चेंज इतना ही आएगा। एंथैल्पी रिकॉर्डिंग अपने पास देख लो, एंथैल्पी इतनी रिकॉर्ड होगी हमारे पास, श्योर हो पक्का। तो हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ फेज कंबशन हो गया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया, एंथैल्पी सर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो गया, एंथैल्पी ऑफ, अब ये ट्रांजिशन एंथैल्पी ये सब की जरूरत नहीं पड़ती, ये छोटी छोटी एंथैल्पीज हैं। मेजर एंथैल्पी अब आई बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, आप कोवेलेंट बॉन्ड जब पढ़ते हो वहां पढ़ते भी हो। बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दो टाइप की होगी, बॉन्ड एंथैल्पी दो टाइप की होती है। एक को बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएट करना है, तोड़ना है, तो ऑब्वियस है ये एंथैल्पी हमेशा क्या होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमेशा क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। और जनरली हम लोग जब भी बात करते हैं सर हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ही बोलते हैं। अगर कहीं बॉन्ड डिसोसिएशन या बॉन्ड फॉर्मेशन, ये देखिएगा बॉन्ड डिसोसिएशन और बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी, बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी होगा आप एनर्जी लूज करेंगे क्योंकि आप अपने ऑब्वियस है आप स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। जनरली इन जनरल जब भी बॉन्ड एंथैल्पी बोला गया आप इन जनरल क्या लेके चलते हैं, इन जनरल हम बॉन्ड एंथैल्पी को क्या लेके चलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब यही होता है। अगर मैं बोलूं आपको कि इन जनरल आपको अगर कोई बोल रहा है, अगर आपको कोई बोल रहा है कि बॉन्ड एंथैल्पी, तो बॉन्ड एंथैल्पी का या तो आप उसका मैग्नीट्यूड देख के समझ जाओ या फिर इन जनरल बॉन्ड एंथैल्पी मींस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सर जब तक एग्जाम हॉल में बोल नहीं रहा आप हमेशा क्या लेके चलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लेके चलेंगे। आप हमेशा क्या लेके चलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लेके चलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लेके चलेंगे। इन जनरल आप क्या लेके चलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लेके चलेंगे। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी। ठीक है, ये हमेशा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करेगा पक्का। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब देख लो सर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक यही होगा। अब बॉन्ड एंथैल्पी में देख लेना सर, बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब तोड़ने की एनर्जी, तोड़ने की एनर्जी। अब सर अगर मैंने अभी जस्ट शुरुआत में बताया था कि दो ही एक्सेप्शंस थे, एक कंबशन एंथैल्पी में था, एक बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में था। अगर आपका इफ bond dissociation enthalpy, if bond dissociation enthalpy, if bond dissociation enthalpy, if bond dissociation enthalpy of, अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है सर, याद रखिएगा एंडोथर्मिक है मतलब पॉजिटिव है, तो सर ये क्या होगा, नेगेटिव होगा तो एक्सोथर्मिक। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ reactant and products are given, अगर bond dissociation enthalpy of reactants and products are given, अगर bond dissociation enthalpy reactant and products का given है, देन उस केस में याद रखिएगा, उस केस में किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी, किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी हम कैसे निकालते हैं सर, समेशन करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स।
ठीक है, तो जब भी आपको मौका मिलेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन है, अगर गिवन है तो उस केस में बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते, दो ही एक्सेप्शन आए थे और दो ही एक्सेप्शन के ऊपर चलेंगे। तो बॉन्ड एंथैल्पी मेरे पास दो टाइप का, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक वाला। हमेशा इन जनरल बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब ये होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दिया हुआ है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का गिवन है, तो उस केस में रिएक्शन की एंथैल्पी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट की जाएगी, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट की जाएगी। अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है तो उस केस में आप केमिकल बॉन्डिंग में ये टॉपिक फिर से पढ़ोगे। अभी आज जो इंथैल्पी पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे इंथैल्पीज ना आपको केमिकल बॉन्डिंग में मिल जाएंगे। कैसे? जैसे एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी, जैसे फॉर एग्जांपल एक H2O है, ध्यान सुनना, H2O के अंदर कितने बॉन्ड्स हैं? दो बॉन्ड्स हैं। सर अब एक बार तोड़ोगे तो ये क्या टूटेगा? H+ और OH। इसकी इंथैल्पी मान लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी x1 है। सर तुम्हें क्या लगता है अब OH टूटेगा तो उसमें सेम ही अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी क्या? यही लिखोगे ना सर, एटम्स में कन्वर्ट करोगे। इसकी इंथैल्पी कितनी होगी? सर x2 होगी, और इसकी इंथैल्पी टोटल कितनी हो जाएगी? x1 + x2 हो जाएगी। सर x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, क्यों? सर पहली बार बॉन्ड टूटेगा, ऑब्वियस है ऑक्सीजन अलर्ट मोड पे आ जाएगा। सर आप देख लो ना, जब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है जहां पर एक से ज्यादा बॉन्ड्स होते हैं, अगर एक बॉन्ड तोड़ोगे सर उसका इंथैल्पी अगर x1 है तो दूसरे का इंथैल्पी x1 नहीं होगा, उससे ज्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड टूट गया ना तो ऑक्सीजन अब दूसरे बॉन्ड को जल्दी नहीं जाने देगा। सर इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इस केस में हमसे कोई पूछे बॉन्ड इंथैल्पी कितनी होगी, तो सर अब बॉन्ड इंथैल्पी क्या लें? x1 लें, x2 लें, क्या लें, या इसका एवरेज करें? तो यहां पर हम लोग डिफाइन करते हैं कि सर यहां दो बॉन्ड तोड़े हम लोगों ने, कितने बॉन्ड तोड़े? दो बॉन्ड तोड़े हैं, दो ही बॉन्ड तोड़े हैं, तो एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ OH जो होगा वो किसके इक्वल होगा? सर x1 + x2 का एवरेज हो जाएगा। दो बॉन्ड तोड़े हैं, दोनों के अंदर जो एनर्जी आई कौन कौन सी? x1 और x2 आई। ये देखिएगा CH4 की बात कर रहा हूं, CH4 की बात कर रहा हूं। सर इसमें चार बॉन्ड तोड़ेंगे, अगर मैं इसमें कार्बन + 4H कर दूं, इसमें सारे बॉन्ड तोड़ दूं, सर आपको क्या लगता है सबकी इंथैल्पी सेम आएगी? नहीं सर, यहां पर एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी निकालेंगे, या फिर इसी को मीन बॉन्ड इंथैल्पी बोल दिया जाता है, इसी को मीन बॉन्ड इंथैल्पी बोला जाता है। एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी सर अलग अलग, सबके अलग अलग वैल्यूज आएंगे। सर अलग अलग बॉन्ड तोड़ेंगे, अलग अलग वैल्यूज आएंगी। ये देख लीजिएगा, x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 इज नॉट इक्वल्स टू x3 इज नॉट इक्वल्स टू x4। x1 x2 x3 x4 इक्वल नहीं होंगे, बस ध्यान रखिएगा। हो जाएगा सर, श्योर हो। तो एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी, मीन बॉन्ड इंथैल्पी अपने पास देख लेना, इट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी। पक्का। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम लोग ये चीज देख लेंगे कि सर जब भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आएगा तो वहां पर हम लोग एक एक बॉन्ड की इंथैल्पी कैलकुलेट नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं उस केस में, क्या करते हैं सर, सबकी एवरेज निकाल देते हैं। चार बॉन्ड है, कोई बात नहीं, चारों बॉन्ड का एवरेज कर दो, चारों बॉन्ड की जो इंथैल्पीज आई उसका एवरेज कर दो, ठीक है ना। तो बॉन्ड इंथैल्पी में हमेशा डिसोसिएशन इंथैल्पी लेना है, और अगर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दिया हुआ है तो उस केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, और इन केस ऑफ एवरेज, एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी पॉलीएटॉमिक में निकालना है। चलो इसके क्वेश्चंस देखते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन देखना, जैसे ये दिया हुआ है, ध्यान सुनना, OF2, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से, क्या हो रहा है सर, एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन की टोटल एंथैल्पी चेंज दी गई है, कितनी दी गई है? 368 किलो जूल। बोल रहा है एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ OF बॉन्ड बनाओ। OF बॉन्ड की एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी बतानी है, क्या होगा? OF बॉन्ड की एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी क्या हो जाएगी सर? OF बॉन्ड की एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी कितनी होगी? कैसे निकालोगे? तो किस तरह से निकालेंगे? कुछ नहीं सर, आपको क्या करना है ये ध्यान से देखिएगा। सर कितने बॉन्ड्स टूटेंगे? OF बॉन्ड में कितने टूट रहे होंगे सर? दो टूटे होंगे, तो एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी क्या होगा सर? इस रिएक्शन में जितनी भी एनर्जी निकली है उसको किससे डिवाइड कर दूं सर? 2 से डिवाइड कर दूं, 368/2 कर दूं सर, ये कितना हो जाएगा? 184 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 184 आ जाएगा एवरेज बॉन्ड, क्योंकि इस रिएक्शन को तोड़ने में जो एनर्जी निकली है वो इतनी निकली है, दोनों का सम होगा। अब किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, तो मैंने क्या किया उस केस में एवरेज निकाल दिया। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 184 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 184 आ जाएगी। ये देखिएगा यहां पर एक ही गलती होती है, जो मेनली लोगों से गलतियां होती है वो एक गलती होती है, बॉन्ड काउंट करने नहीं आता। कैसे सर? CH ट्रिपल बॉन्ड, ये CH ट्रिपल बॉन्ड है, और यहां C2H4, यहां देखोगे CH, ये है CH ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे C2H4। सर ये क्या हो जाएगा? बॉन्ड अपने पास देखोगे, काउंट करके देखो, बॉन्ड एनर्जी क्या होने वाली है बताओगे? इंथैल्पी चेंज इस रिएक्शन में क्या निकालेंगे?
सर सबकी बॉन्ड इंथैल्पी दी गई है, तो रिएक्टेंट माइनस क्या करेंगे प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में कितनी बॉन्ड्स हैं सर, ऐसे लिख देता हूं मैं क्योंकि अब उतना ज्यादा, 2 कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं सर, एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड है रिएक्टेंट में, और सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है रिएक्टेंट में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है रिएक्टेंट में, माइनस सर प्रोडक्ट में कितने बॉन्ड्स हैं सर, 4 कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं, और प्लस एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड है, एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड है। देख लो सर, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने जाएं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने जाएं तो कैसे निकलेगा सर, 2 टाइम्स CH का बॉन्ड, 2 टाइम्स CH का बॉन्ड, 2 टाइम्स 98, 2 टाइम्स 98 सर, C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, अरे यार पहले वाला C ट्रिपल बॉन्ड C है, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड C गलती से 198, और सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड कितना है 103, माइनस इसको देखो तो 4 टाइम्स यहां कितना आ जाएगा 98, और C डबल बॉन्ड C का कितना हो रहा है, C डबल बॉन्ड C का 145 हो रहा है, ठीक है। तो ये देख लो कितना आ जाएगा, अब कैलकुलेट करोगे तो इसको कैलकुलेट करके यार कितना आ जाएगा यार, कैलकुलेशन अब करना पड़ेगा भाई, बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। 2 टाइम्स 98 प्लस 198 प्लस 103, ये जो वैल्यू आई है कितनी आ गई 497 आ गई, और उधर देखेंगे तो वो क्या है 4 टाइम्स 98 प्लस 145 सर 537 आ गई, ये वैल्यू निकालेंगे तो -497 40 आ जाएगी सर, इस रिएक्शन की इंथैल्पी कितनी आ गई 40 आ गई सर, क्या आ जाएगी -40 मतलब -40, ठीक है। इस रिएक्शन की इंथैल्पी कितनी आ गई -40 आ गई, कैसे निकाला तो सर सबकी बॉन्ड एनर्जी दी थी, बॉन्ड इन डिसोसिएशन इंथैल्पी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना था। इस क्वेश्चन में जो मोस्टली गलतियां होती हैं वो बॉन्ड सही से काउंट नहीं करते लोगों को एग्जाम हॉल में ऐसे लिखा होगा C2H4, आपको बॉन्ड बना के देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बॉन्ड नहीं बनाओगे कुछ ना कुछ गलती मार दोगे, ये ध्यान रखना। इस तरह क्वेश्चन में हमेशा बॉन्ड बना के चेक करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये रिएक्शन दिया है, ये तो बहुत सिंपल सा है, इस रिएक्शन की एनर्जी दी हुई है, आपको क्या करना है, इस रिएक्शन की एंथैल्पी दी गई है, इस रिएक्शन की एंथैल्पी दी गई है, आपको क्या करना है सर, HCl का बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है, निकाल दो। सर ध्यान सुनिएगा, हीट इवॉल्व, इस रिएक्शन की एंथैल्पी की वैल्यू कितनी दी गई है -182 किलो जूल्स, कोई गलती से 182 मत पुट कर देना, बर्बाद हो जाओगे। हीट इवॉल्व बोल रहा है, इवॉल्व मतलब एंथैल्पी निगेटिव है, सर कितनी होगी इस रिएक्शन की एंथैल्पी, कैसे निकालोगे, करो वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन क्लोरीन, सर रिएक्शन की एंथैल्पी, रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस सर 2 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl minus 2 times bond enthalpy of HCl 182, and that is equals to सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है सर, कितनी हाइड्रोजन हाइड्रोजन की 430 है, और इसकी कितनी है Cl की 242 है, और माइनस 2 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl होगा, यही होगा शायद, पक्का। सर ये देखिएगा -182, और ये कितना है, यही होगा पक्का। ये देख लो अपने पास, ये चीज इधर लेके आ जाओ, 2 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl, 2 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl 672 प्लस ये कितना आ जाएगा 182, कितना हो गया 4 हो गया 8 7 15 हो गया, और 6 7 15 6 7 84, 2 टाइम्स बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl। सर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl में अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 854/2, कितना हो जाएगा 427 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 427 आ जाएगा, निकाल दो। अब एग्जाम हॉल में देख लेना आपको कैसे क्वेश्चंस करने, आपके यहाँ सारे बॉन्ड्स बहुत इजी से थे तो देखने की जरूरत नहीं पड़ी, HH का एक बॉन्ड, HCl का एक बॉन्ड, तो ऐसे निकालना आसान था। लेकिन कहीं पे ज्यादा बॉन्ड दिख जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरह क्वेश्चन दिख रहे जहां पर ज्यादा बॉन्ड्स हैं, उसके केस में ना पूरा एक एक बॉन्ड खोल खोल के चेक करना। कोई बोल रहा है सर फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ अमोनिया निकालना है, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ अमोनिया मतलब क्या हो गया सर, NH3 को मैं ऐसे ना लिख के एग्जाम हॉल में, जब मुझे पता है कि बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म में निकालना है तो ऐसे लिखूंगा। सर N2 कैसे बनेगा, N2 से बनेगा तो इसको भी ऐसे लिखूंगा, और सर 3/2 H2 लगेगा,
ये रिएक्शन अपने पास करूंगा 1/2, इसका 1/2 लगेगा N2 का, देख लो। तो जाके क्या बनेगा, इस रिएक्शन की इंथैल्पी लूंगा, वो क्या कहलाएगा, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ अमोनिया कहलाएगा। अब देख लो सर, इस रिएक्शन की इंथैल्पी कैसे निकालोगे, सर बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का x1 डिवाइड बाई 2, सर हाइड्रोजन का कितना है सर 3/2 x2, माइनस रिएक्टेंट का हो गया, अब प्रोडक्ट का सर 3 टाइम्स बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ NH, NH के कितने बॉन्ड इंथैल्पी है, NH का बॉन्ड इंथैल्पी कितनी है x3 है, हो गया, निकाल दो, यही तो आएगा आंसर, x1/2 प्लस 3/2 x2 माइनस 3 x3, सी इज द करेक्ट आंसर। बॉन्ड काउंट करना, बॉन्ड नहीं काउंट करोगे हमेशा गलत आंसर आएगा, बॉन्ड नहीं काउंट करोगे गलत आंसर आएगा, ठीक है ना, गलत आंसर आ जाएगा। तो बॉन्ड इंथैल्पी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा। अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं प्लीज वीडियो पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है किसका, AB का। AB कैसे बनेगा, हाफ A2 प्लस हाफ B2 से बनेगा। सर देखिएगा इस रिएक्शन की इंथैल्पी दी गई है, इस रिएक्शन की इंथैल्पी दी गई है कितनी, -100 किलो जूल्स। मुझे बोला गया इस रिएक्शन की इंथैल्पी दे दी गई है, मुझसे बोला गया कि सर आप एक काम करिए, बॉन्ड इंथैल्पी A2 AB एंड B2 का, मतलब A2 का जो बॉन्ड इंथैल्पी है x, B2 का बॉन्ड इंथैल्पी, AB का बॉन्ड इंथैल्पी x और B2 का कितना हो जाएगा x/2। मतलब अगर हम ऐसे बोले कि सर A2 का बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी x लेंगे, AB का भी कितना लेना पड़ेगा, x लेना पड़ेगा, B2 का कितना लेना पड़ेगा, x/2। कैसे पता चला, सर रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है उससे ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि सर कैलकुलेशन में आसानी होगी। सर देखिएगा इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालने जाएंगे, आप कैसे निकालेंगे इस रिएक्शन की इंथैल्पी, सर क्या लेंगे, सर 1/2 बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ 1/2 बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ AB प्लस 1/2 बॉन्ड इंथैल्पी, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे ना तो BB, और दिस माइनस, सर यहां पर क्या लेंगे, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ AB, और इस सब की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी दी गई है, -100। देखिएगा -100, ये कितना है, AB की वैल्यू कितनी ली है, A की वैल्यू कितनी है x/2, ये क्या हो गया x/4 माइनस क्या हो गया x, 4 लगा दो, ये 2x हो गया, ये क्या हो गया x - 4x, कितना हो गया -x/4। सर इसकी वैल्यू -100 इज इक्वल्स टू -x/4, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, 400 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 400 किलो जूल्स पर मोल आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 400 किलो जूल्स पर मोल आ गया। तो ऐसे निकाल देना, x की वैल्यू कितनी आ गई, 400 किलो जूल्स पर मोल आ गया, श्योर हो, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आपके पास बॉन्ड इंथैल्पी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसके ऊपर नहीं होंगे भाई, इन्हीं सब वैरायटी में से कोई एक चीज दी होगी, आप निकालते चलना पक्का। अब ध्यान सुनना, बॉन्ड इंथैल्पी का डेफिनेशन देखो, तो अभी तक मैंने बॉन्ड इंथैल्पी का डेफिनेशन ज्यादा जानबूझ के इसलिए नहीं बताया था क्योंकि अब इसकी डिफरेंस को याद रखना इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड इंथैल्पी में देखोगे, बॉन्ड इंथैल्पी का क्या डेफिनेशन था कि बॉन्ड इंथैल्पी इज नथिंग, सर जब एक मोल कोवेलेंट बॉन्ड को, किसको, गैसियस कोवेलेंट कंपाउंड को आप ब्रेक करते हो एटम्स में टू फॉर्म प्रोडक्ट्स इन गैसियस फेज। मतलब सर कोई भी बंदा चाहे वो कोई भी, क्लोरीन का Cl2 है, गैस है, सर इसको किस में कन्वर्ट कर दो, 2Cl गैस में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, बॉन्ड इंथैल्पी। ये क्या कहलाएगा, बॉन्ड इंथैल्पी। लेकिन ये कोवेलेंट होना चाहिए, ये भी कोवेलेंट होना चाहिए, और सारे के सारे क्या होने चाहिए, कोवेलेंट होने चाहिए, गैसियस फेज में होने चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी। कि सर बॉन्ड इंथैल्पी किसको बोलेंगे, कोवेलेंट गैसियस कंपाउंड को तोड़ के अगर आप एटम में कन्वर्ट कर रहे हो, गैसियस एटम में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉन्ड इंथैल्पी बोलते हैं। अब देखना ध्यान से, हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या बोलता है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, हीट ऑफ एटमाइजेशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, और एनसीईआरटी में है तो इंपॉर्टेंट है। हीट ऑफ एटमाइजेशन मतलब क्या हो गया, सर किसी को भी रिएक्टिव एटम में कन्वर्ट करना, किसी को भी रिएक्टिव एटम में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं, हीट ऑफ एटमाइजेशन। मतलब इसको हम बोलते हैं इंथैल्पी चेंज टू कन्वर्ट एनी सब्सटेंस, वो कुछ भी होगा, सॉलिड लिक्विड, इनटू गैसियस एटम। अगर किसी को भी गैसियस एटम में कन्वर्ट कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे सर, हीट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन।
हीट ऑफ एटमाइजेशन। सर सुनिएगा, जैसे मान लो सोडियम है, ये देखो सर ये क्या है, रिएक्टिव नहीं होता, इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, गैस में, तो इसको इस इंथैल्पी को क्या बोलूंगा सर, इस इंथैल्पी को क्या बोलूंगा, एटमाइजेशन इंथैल्पी। सर इसी इंथैल्पी को मैं क्या बोल सकता हूं, सब्लिमेशन इंथैल्पी बोल सकता हूं, ऑब्वियस सब्लिमेशन इंथैल्पी के इक्वल हो गया। सर आप देखिए ना, कार्बन ग्रेफाइट है, कार्बन ग्रेफाइट है, सॉलिड है, कार्बन किस में कन्वर्ट करना है, गैस में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटमाइजेशन इंथैल्पी, या फिर इसी को बोल देंगे सब्लिमेशन इंथैल्पी। सर ऑक्सीजन O2 गैस है, अब ये गैस है तो गैस को किस में कन्वर्ट करना है, ओ गैस में, सर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर रिएक्टिव कन्वर्ट करना है एटम में, और ये किसके इक्वल होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। सर देख लो, एटमाइजेशन इंथैल्पी इज नथिंग, सर आप किसी सॉलिड हो, लिक्विड हो, किसी को भी अगर मैं ऐसे बोल दूं, ब्रोमीन लिक्विड है, ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो गया, रिएक्टिव गैस में, ध्यान से देखना, 2 ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो गया, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटमाइजेशन इंथैल्पी। इस रिएक्शन की इंथैल्पी को क्या बोलेंगे, एटमाइजेशन इंथैल्पी। अब एटमाइजेशन इंथैल्पी, ध्यान सुनना, एटमाइजेशन इंथैल्पी और बॉन्ड इंथैल्पी में फर्क कैसे होगा यहां पता चलेगा। एक्चुअली देखो, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, इसी को बॉन्ड इंथैल्पी बोल देंगे, नहीं, दिस इज नॉट इक्वल्स टू बॉन्ड इंथैल्पी। क्यों, क्योंकि सर देखना, एक बार ध्यान सुना, सर ये बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है, बॉन्ड इंथैल्पी इसको बोलते हैं, देखिएगा, बॉन्ड इंथैल्पी आप इसको बोलते हैं कि सर गैस से गैस में जाते हैं ना, तो बॉन्ड इंथैल्पी कहलाता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी बोलते हैं। सर देखिए दोनों में डिफरेंस है, अभी आपको शुरुआत में ही बोला था, फिजिकल स्टेट से फर्क पड़ता है। आप देखिए, अगर लिक्विड से डायरेक्ट गैसियस एटम में जाएंगे तो उसको एटमाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं। कोई पूछ दे एटमाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ब्रोमीन Br2, सर वो पता है किसके इक्वल होगा, एटमाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ब्रोमीन, सर ये क्या होगा, वेपराइजेशन इंथैल्पी होगा क्या, एटमाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ब्रोमीन इज नथिंग, वेपराइजेशन इंथैल्पी प्लस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ब्रोमीन। सर एटमाइजेशन इंथैल्पी अगर ब्रोमीन कोई बोले तो मैथमेटिकली देख लो, इसको और इसको मिलाएंगे तब जाके मेरा क्या बनेगा, ये बनेगा, तब जाके मेरा क्या बनेगा, ये बनेगा, हेस लॉ लगा दो। सर ये डायरेक्ट थोड़ी ना गैस में कन्वर्ट, गैसियस एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं, डायरेक्टली गैसियस एटम में नहीं कन्वर्ट होगा, ये पहले किस में कन्वर्ट होगा, गैस में, फिर किस में कन्वर्ट होगा, एटम में कन्वर्ट होगा, फिर किस में कन्वर्ट होगा, एटम में कन्वर्ट होगा। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है देख लो, हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है देख लो, एंथैल्पी चेंज टू कन्वर्ट एनी सब्सटेंस इनटू गैसियस एटम। वो सब्लिमेशन के इक्वल भी हो सकता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के इक्वल भी हो सकता है, वेपराइजेशन के इक्वल भी हो सकता है, किसी के इक्वल हो सकता है। कोई बोले सर वेपराइजेशन के इक्वल, अरे देखो ना Hg लिक्विड है, सर Hg गैस में कन्वर्ट कर दोगे तो इस केस में सर इसको एटमाइजेशन इंथैल्पी को हम लोग क्या बोल देंगे, वेपराइजेशन इंथैल्पी। तो वेपराइजेशन इंथैल्पी, एटमाइजेशन इंथैल्पी, एटमाइजेशन इंथैल्पी सिंपल सी चीज है, किसी भी चीज को, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, किसी भी चीज को गैसियस एटम में कन्वर्ट करोगे उसी को क्या बोलेंगे, एटमाइजेशन इंथैल्पी। सर वो बॉन्ड इंथैल्पी की इक्वल हो सकता है, सब्लिमेशन के इक्वल हो सकता है, कभी कभी नहीं भी इक्वल हो सकता है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। लैटिस इंथैल्पी, ये सब आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते हो कि लैटिस इंथैल्पी क्या बोलते हैं। सर लैटिस इंथैल्पी क्या होता है, कभी भी कोई भी अगर Na+ है, ये देखो अपने पास Na+ है, गैसियस फेज है, Cl- है, गैसियस आयन है, ये दोनों मिलके क्या बना दे, NaCl, सॉलिड बना दे। जब कोई गैसियस एटम मिलके सॉलिड में कन्वर्ट होता है, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को हम लोग क्या बोल देंगे, लैटिस इंथैल्पी बोल देंगे। सर बॉन्ड बन रहा है तो ये लैटिस इंथैल्पी क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। ऐसे अगर अपोजिट लिखते, अगर इसी को अपोजिट लिखते, NaCl को तोड़ते, Na+ और Cl- में तोड़ देते, सर अगर आप Na+ को Cl- ऐसे तोड़ देते, सर ये सॉलिड से ऐसे तोड़ते, तो इस केस में ये लैटिस इंथैल्पी जो होगी वो क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी। जनरली हम लोग एंडोथर्मिक ही लेके चलते हैं, इन जनरल यही रहता है। इन जनरल लैटिस इंथैल्पी का मतलब होता है कि सर सामने वाले को तोड़ना, जैसे आयनिक कंपाउंड में बॉन्ड इंथैल्पी बोल देते हैं। लैटिस इंथैल्पी इज नथिंग सेम एज बॉन्ड इंथैल्पी, बस किसके लिए होता है, वैलिड फॉर आयनिक सॉलिड्स, वैलिड फॉर आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स के लिए वैलिड हो जाता है। किसके लिए वैलिड होता है, आयनिक सॉलिड्स के लिए वैलिड हो जाता है। तो लैटिस इंथैल्पी क्या है सर, लैटिस इंथैल्पी क्या होती है देख लो, पक्का
सर ये इनऑर्गेनिक में आएगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी भी इनऑर्गेनिक में आएगा कि कोई भी हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब इसके ऊपर अब हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन यहाँ नहीं करेंगे। आप जब लैटिस एंथैल्पी इनऑर्गेनिक पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि सर अगर कोई पानी में जाएगा तो सर उस केस में लैटिस एंथैल्पी सॉरी हाइड्रेशन एंथैल्पी आती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। अब ये सब चीजें आप इनऑर्गेनिक में जाओगे बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा कि हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। पक्का ये देख लो सर। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मतलब देखना, अब NaCl है सर, इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। इस रिएक्शन के इंथैल्पी को सर किसी को पानी में डिसॉल्व करने को हम लोग क्या बोल देंगे सर, सॉल्यूशन की इंथैल्पी। ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन इंथैल्पी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन इंथैल्पी कहलाएगा। Na प्लस Cl माइनस क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन इंथैल्पी। ध्यान से देख लो, NaCl Na प्लस Cl माइनस सॉल्यूशन की इंथैल्पी कहलाएगी। पक्का। अब देखना सर ये डायरेक्ट निकल सकता है क्या, नहीं डायरेक्ट नहीं जाता। ये पहले किस में टूटता है, Na प्लस किस में, गैस में, प्लस Cl माइनस किस में टूटता है, गैस में, और यहां से ये इसमें जाता है। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी बोल देते हैं। तो मतलब इनडायरेक्ट वे में ये क्या है, लैटिस एंथैल्पी है। ये क्या है, लैटिस एंथैल्पी है। तो अगर हमें अपने पास अगर मैं सॉल्यूशन की एंथैल्पी लिखूं किसी आयनिक सॉलिड की तो वो किसके इक्वल होगा, लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोटे छोटे बस जानना है कि सॉल्यूशन की एंथैल्पी क्या होती है, लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ते हो, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो तो वहाँ बहुत अच्छे से बताई जाती है कि लैटिस एंथैल्पी चार्ज पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड नहीं करती है, वहाँ आप अच्छे से डिस्कशन कर लोगे। पहले अभी यहाँ देख लेना, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये अपने पास अब एक इंथैल्पी और बचती है जो मेजर है, उसके बाद अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हीट ऑफ आयनाइजेशन। हीट ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है, एक्चुअली ये वीक फॉर वीक एसिड और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि बेचारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ना खुद से डिसोसिएट नहीं करते, तो ऑब्वियस है ये हीट एब्जॉर्व करेंगे अपने आप को डिसोसिएट करने के लिए। जैसे इस केस में जितनी भी इंथैल्पी होगी उसको क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलेंगे। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना उनको आयनाइज करने के लिए हमें एनर्जी देनी ही पड़ती है, उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल देते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन की एंथैल्पी, लैटिस मतलब बॉन्ड तोड़ने की एंथैल्पी। सर आयनिक कंपाउंड्स की बॉन्ड तोड़ेंगे तो उसको लैटिस एंथैल्पी। सर हाइड्रेशन मतलब पानी में डिसॉल्व होने की एंथैल्पी। तो ये छोटे छोटे एंथैल्पी, जब इसका नाम पता होना चाहिए। हाँ, एक एंथैल्पी जो अब इंपॉर्टेंट है वो क्या है सर, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी आता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये क्या है, आज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या आता है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये क्या बोलता है सर, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड। लिबरेटेड क्यों, क्योंकि सर ये हमेशा एनर्जी रिलीज करेगा। अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड कहां से सर, जब एक इक्विवेलेंट एसिड का एक इक्विवेलेंट बेस से रिएक्ट करेगा, एक इक्विवेलेंट एसिड का एक इक्विवेलेंट बेस से रिएक्ट करेगा, मतलब एक H प्लस और एक OH माइनस जब आपस में मिलके न्यूट्रलाइज होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि सर इस केस में जो एनर्जी रिलीज होगी, H प्लस कहां से आएगा, एसिड से, OH माइनस कहां से आएगा, बेस से, H प्लस कहां से आएगा, एसिड से, OH माइनस कहां से आएगा, बेस से। जब इस तरह की चीज आएगी तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस जब आपस में न्यूट्रलाइज करते हैं तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के लिए। कितनी होती है, -13.7 किलो कैलोरी। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कांस्टेंट होती है। लेकिन वीक एसिड के लिए, वीक एसिड अगर वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करे, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करे, या फिर सर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस कंबाइन करे, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस कंबाइन करे, या फिर अगर दोनों के दोनों वीक एसिड और वीक बेस कंबाइन करें, वीक एसिड और वीक बेस अगर आपस में कंबाइन करेंगे, वीक एसिड और वीक बेस अगर आपस में कंबाइन करेंगे, याद रखिएगा इनके केस में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होता है, इनके केस में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होता है इज लेस नेगेटिव देन -13.7 किलो कैलोरी पर मोल, या फिर हम बोल देते हैं -57.27 किलो जूल्स पर मोल।
इनके केस में हमेशा लेस नेगेटिव होगा, कम एनर्जी रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि सर कोई ना कोई पोर्शन क्या है आपका वीक है, कोई ना कोई पोर्शन क्या है वीक है। अगर कोई ना कोई पोर्शन वीक है तो आपकी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी? कम होगी, लेस नेगेटिव होगी एज कंपेयर टू सर नॉर्मल केस में। तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी? लेस नेगेटिव। ये देख लो, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम क्या बोलेंगे सर? इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम लोग क्या बोल देंगे? लेस नेगेटिव। क्यों? क्योंकि सम पार्ट ऑफ एनर्जी सर कम रिलीज क्यों हो रहा है? क्योंकि सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज some part of energy is used for some part of energy is used for sir ionization of weaker part, ionization of weaker acid or weaker base. Some part of energy is used for ionization of weaker acid or weaker base. मतलब इनके केस में एनर्जी कम रिलीज क्यों हो रही है? बिकॉज आपका कुछ पार्ट ऑब्वियस है, आप जितना सोच रहे हैं उससे कम एनर्जी रिलीज इसलिए हो रही है बिकॉज इसको तोड़ने में, इसको डिसोसिएट करने में आपका कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी यूज हो रहा होगा। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये हर एक मोल अगर वाटर बनाना, एक मोल अगर वाटर बना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से तो इतनी एनर्जी रिलीज करता है। अगर उससे ज्यादा बना तो 10 बना तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 बना तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मोल से इतना बनेगा, एक मोल से इतना बनेगा। सर जहां पर एक भी पोर्शन वीक हुआ ना, जहां पर एक भी पोर्शन वीक हुआ उस केस में हमारा कुछ पार्ट मतलब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा? लेस नेगेटिव होगा एज कंपेयर टू मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। अब एक मोल के लिए इतना आएगा, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल्स देखिए इसका। न्यूमेरिकल्स क्या होगा? अगर आपसे जैसे मैं ये दे देता हूं कि सर ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। सर दोनों केस में अगर आप ये दोनों को न्यूट्रलाइज करते हो, दोनों के इक्विवेलेंट्स क्या है? नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। सर H प्लस कितना मोल्स आएगा? तो H प्लस के मोल्स कितने आएंगे? सर मिली मोल्स हैं, सर मिली मोल्स हैं, मिली लीटर है तो मिली लीटर को मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करूंगा। सर मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करूंगा, क्या हो जाएगा? 0.01 मोल्स आ जाएंगे H प्लस का। OH माइनस कितना आएगा? सर NaOH के मोल्स जितने होंगे उतना ही OH माइनस आएगा। अगेन मिल लीटर है तो इसको किससे? सर मिल लीटर को डिवाइड करूंगा इससे, कितना आ जाएगा? सर दोनों के मोल्स H प्लस और OH माइनस न्यूट्रलाइज होंगे, कितना वाटर बनेगा? सर मुझे पता है वाटर कितना बनने वाला है। वाटर कितना बनेगा एग्जाम हॉल में देख लो। सर H प्लस और OH माइनस इक्वल है तो इक्वल एंड अपोजिट इतने मोल्स बनेंगे। सर एक मोल का कितना वैल्यू होता है? एक मोल का वैल्यू होता है 57 पॉइंट समथिंग, ठीक है 57 पॉइंट। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना आ जाएगा? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्टैंडर्ड वाला याद रखिएगा भाई साहब, हो सकता है कहीं दिया भी हो कहीं नहीं भी दिया हो। सर एक की वैल्यू कितनी होती है? -57.3 होती है। तो सर इसका कितना हो जाएगा? 100 से डिवाइड कर रहे हैं, -0.57 कितना आ जाएगा? -0.57। ये आंसर आ जाएगा। 100 से डिवाइड कर दीजिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 0.57। कोई बोले सर H प्लस क्यों निकाला, OH माइनस क्यों निकाला? क्योंकि मुझे ये पता करना था कितना पानी बनेगा। H प्लस कहाँ से आया? HCl से आया। कैसे निकालेंगे? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आता है, बस वॉल्यूम लीटर्स में लेना है, गलती से ml में मत ले लेना। पता चला सारे ऑप्शन दिए हुए बर्बाद होने के, ml मत ले लीजिएगा सर, वॉल्यूम हमेशा लीटर में लीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स H प्लस और OH माइनस क्या आ गए? दोनों के इक्वल आ रहे हैं, मतलब पानी इक्वल बनेगा। अगर किसी एक के ज्यादा आते किसी एक के कम होते तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाते। सर इसका दूसरा क्वेश्चन ऐसा बन जाता है, दूसरा क्वेश्चन ऐसा बन जाता है। सर ये देखिएगा, ये क्या है? NH4OH का न्यूट्रलाइजेशन इसके साथ किया जा रहा है, इसमें एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है? इतनी रिलीज हो रही है। लेकिन अगर उसी एसिड का, ये वीक एसिड का देखना ध्यान से, ये देखो वीक एसिड है और ये वीक बेस है। वीक एसिड और वीक बेस में सर इन दोनों का न्यूट्रलाइजेशन जब किया जा रहा है इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन अब अगर वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ किया जा रहा है, अगर इसी में क्वेश्चन में देखना, वीक एसिड का अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ किया जा रहा है तो कितना आ रहा है? इतना। ये डिफरेंस क्यों आ रहा होगा? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से करेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा, और वीक एसिड अगर वीक बेस से करेगा तो इतनी एनर्जी कम रिलीज कर रहा है। इसका मतलब सर जो पार्ट, जो गैप आ रहा है वो किसके आयनाइजेशन में जा रहा है? आयनाइजेशन में किसके जा रहा होगा? सर किसके आयनाइजेशन में जाएगा? डिफरेंस क्यों आया? कांस्टेंट CH3COH है। सर एक बार स्ट्रॉन्ग बेस लिया ये एनर्जी आई, एक बार सर वीक बेस लिया वो एनर्जी आई। तो इसका मतलब क्या हो गया? सर आपकी जो एनर्जी आई माइनस जो आपको आनी चाहिए थी वो कम कर दो, हो जाएगा। सर इतना पार्ट ऑफ एनर्जी वो क्या करेगा? यूज कर रहा होगा। सर 2.5 किलो कैलोरी, 2.5 किलो कैलोरी, 2.5 2
इतनी जो एनर्जी है वो कौन यूज हो रहा होगा, किसकी आयनाइजेशन में जाएगा सर, किसकी आयनाइजेशन में जाएगा, NH4OH के। कोई बोले एसिटिक एसिड, भाई एसिटिक एसिड तो कांस्टेंट है ना, एसिटिक एसिड तो कांस्टेंट लेके आप काम कर रहे हो, एसिटिक एसिड को तो कांस्टेंट लेके काम कर रहे हो। तो याद रखिएगा जो गैप आता है ना, जो भी गैप आता है, जितना आप सोच रहे थे उससे कम आ रहा है तो कुछ नहीं, इसको दिस माइनस दिस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जो आप सोच रहे थे उससे जितना कम निकालना है निकाल दीजिए। जैसे अब देखिएगा, ये देखिएगा, फिर से देखिएगा, सर ये क्या है, सर वीक एसिड है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में। सर आप सोच कितना रहे थे, इतना आना चाहिए, आया कितना है आपका आया कितना है, डिफरेंस कितना है, इतना। क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा। सर आपका कम क्यों आ रहा है, बिकॉज आपका एक पोर्शन क्या है, कौन सा पोर्शन वीक है, सर एसिड वीक है। सर कितना आना चाहिए था, आपका आया कितना है और आना कितना चाहिए था, निकाल दो। ये 3 हो गया और ये 5.3 हो गया, प्लस 5.3 हो गया, कितना आ जाएगा सर। ये आयनाइज करने में एसिटिक एसिड की इतना कम एनर्जी क्यों रिलीज हो रहा है, होना उतना चाहिए था बट कम एनर्जी रिलीज क्यों हो रहा है, बिकॉज इसमें क्या हो रहा होगा सर, इस केस में क्या हो रहा होगा सर, इस केस में कुछ पोर्शन कहाँ चला जा रहा है, आयनाइज करने में, किसको, वीकर पार्ट को। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कुछ भी आयनाइज करने की जरूरत नहीं, लेकिन वीक एसिड वीक बेस में हमें जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम जरूरत कर रहे हैं। पक्का, चलो भाई खत्म। अब थर्मोकेमिस्ट्री का लास्ट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन मतलब किसी को डाइल्यूट करेंगे तो एनर्जी थोड़ी बहुत रिलीज होती है। कैसे, ये एग्जांपल दिया गया है कि मान लो HCl है, उसको 25 मतलब एक्वस में 25 के हिसाब से, एक्वस में 25 के हिसाब से मतलब 25 मान लो वाटर के मॉलिक्यूल्स डाले तो इसकी एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, इतनी। अगर 25 के साथ साथ अगर 40 डाल देते, थोड़ा ज़्यादा डाल देते तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती। मतलब सर यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन कोई बोल दे निकालने को, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन कोई बोल दे निकालने को, तो भैया क्या होगा, तो सर कुछ नहीं, सर फाइनल माइनस इनिशियल। सर जो आपका आ रहा है ये देख लीजिएगा, थोड़ी सी छोटी सी एनर्जी है, लेकिन भाई आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम हॉल में आजकल पता नहीं है यार, ठीक है। सर इतना किलो जूल्स, ये क्या है, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन बोल देंगे। मतलब आप किसी को डाइल्यूट करते हो तो कुछ ना कुछ बॉन्ड बनेंगे, कुछ ना कुछ चीजें होंगी, एनर्जी क्या होगी, लूज होगी, थोड़ा सा ही एनर्जी होगा, लेकिन याद रखिएगा ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, इसीलिए हमें पढ़ना है। इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में एक लाइन भी दी गई है, ये मैं जानबूझ के नोट लिखवा रहा हूँ। एनसीईआरटी में बोला गया है कि सर इंथैल्पी जो होती है, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, वो किस पे डिपेंड करती है, ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन पे, और कितना आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। मतलब जैसे आपने यहां पर HCl का कॉन्सेंट्रेशन गैस में लिया है, कितना लिया है, और प्लस कितना आप सॉल्वेंट ऐड करते हैं, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन इन दोनों पे डिपेंड करती है, इन दोनों पे डिपेंड करती है। इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड। पक्का हो जाएगा सर। तो भैया थर्मोकेमिस्ट्री में आज हम लोगों ने टोटल सर 5 टाइप की जो मेजर इंथैल्पीज है, जिनके ऊपर आपको खूब सारे न्यूमेरिकल्स करने को मिलेंगे, सर वो कौन कौन सी हैं मैं वो लिख देता हूं। बॉन्ड इंथैल्पी है सर अपने पास, सर बॉन्ड इंथैल्पी है सर, न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी है, ये बॉन्ड इंथैल्पी, फॉर्मेशन इंथैल्पी, कंबशन इंथैल्पी और न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी, यही मेजर जो 4-5 अपने पास हैं, इन्हीं को ज़्यादातर पढ़ना है। बाकी आपके पास आपको सर लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री बताया गया है, बहुत सिंपल सा लॉज होता है, बस अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते रहिए। रिएक्शन को आप मल्टीप्लाई करेंगे, इंथैल्पीज मल्टीप्लाई होती हैं, रिएक्शन को आप डिवाइड करेंगे, इंथैल्पीज डिवाइड होती हैं, रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, इंथैल्पी का साइन चेंज हो जाता है। ये सब चीज़ें हमने करी हुई हैं, ठीक है ना। तो आज हमने काफ़ी मतलब थर्मोकेमिस्ट्री फिनिश कर लिया है, और इसी के साथ साथ अब हमारा थर्मोडायनेमिक्स प्लस थर्मोकेमिस्ट्री फिनिश्ड है। क्वेश्चंस डीपीपी प्लस रिवीजन करते चले जाइए भैया। 5वां चैप्टर भी फिनिश हो चुका, गिनी चुनी कहानी 4 चैप्टर की बची हुई है और वो भी खत्म हो जाएगी। मतलब सर इसी महीने में सब कुछ होना है। अब आपके ऊपर है, ये महीना आप अपना बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। कोशिश कीजिए भैया, 5 चैप्टर खत्म हो गए हैं। थर्मोडायनेमिक्स भी आज खत्म हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया। अब अगले 2 दिन में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम जैसा चैप्टर भी फिनिश कर लेंगे, लेकिन वो तभी फिनिश कर पाएंगे जब आप साथ साथ बने रहेंगे, जब आप साथ साथ देखेंगे कि हाँ यार मुझे ये चीज़ें करनी है। केमिकल इक्विलिब्रियम जैसा चैप्टर भी आप तभी फिनिश कर पाएंगे जब आपको लगेगा कि हाँ यार
ठीक है, कोशिश कीजिए जितना हो सकता है केमिकल इक्विलिब्रियम इन सब चैप्टर्स को फिनिश कीजिए। अभी अगला स्टार्ट होगा, आप उसको साथ साथ फिनिश कीजिएगा। अगर इसमें कुछ बैकलॉग है या कुछ भी रहता है, प्लीज़ को जल्दी से जल्दी फिनिश करो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ऐसे तो तीनों चैप्टर आगे आने वाले केमिकल, आयनिक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हाँ यहीं से शुरुआत हो जाती है फिजिकल केमिस्ट्री के टॉप लेवल की। ओके, तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ। कोशिश करिएगा साथ साथ में डीपी अटेम्प्ट करते रहिएगा। नए चैप्टर बहुत ही प्यारा सा केमिकल इक्विलिब्रियम चालू होगा, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही छोटू सा चैप्टर है, मज़ा आ जाएगा करने में, करेंगे उसको, मिल देंगे अपने पास। चलो बाय बाय।